स्वरा हाफती हुई सड़क पर दौड़कर जैसे ही आती है, जोर हवा के झोंके से उसके हाथ में पकड़े कागज उड़ जाते हैं। ये जान स्वरा उस कागजों के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन सब इधर उधर बिखर चुके थे। स्वरा की तो जैसे जान हलक से निकल गई थी। नहीं, ये क्या? कोई थामो इन कागजों को, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मगर सब तमाशबीन केवल तमाशा ही देख रहे थे और स्वरा पागलों की तरह सड़क पर इधर उधर दौड़ती हुई कागज चुग रही थी। तभी उसके सामने पड़ा एक पेपर नजर आता है और स्वरा दौड़कर उसे उठाने के लिए भागती है। दूसरी ओर स्वरा के जैसे संघर्ष भरे दिन को दूर कहीं कोई और भी जी रहा था। सार्थक कॉलेज के कॉरिडोर में सफाई कर रहा था। तभी उसे बगल की कक्षा में स्पीकर की आवाज आती है। सार्थक की आंखों में ये देखकर एक चमक आ गई थी। तभी वो वहां से जा रही एक स्टूडेंट लड़की को रोककर उससे पूछता है, मैम जी, ये कॉलेज में डीजे लाने पर मना नहीं करते क्या? बहुत ही जबरदस्त आवाज है इसकी तो। और मार्ट साहब भी खड़े हैं क्लास में, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहे। कोई ज्यादा ही खुले विचारों की कॉलेज लग रही है। ये सुन लड़की पहले तो सार्थक का खूब मजाक बनाती है और अपनी दोस्त लोग को बुलाकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैं कुछ गलत बोला क्या? अरे डीजे ही तो बाबू, जाओ तो जरा ठुमका लगाओ ना। अरे बेबी, तुम जरा फोन निकालो, हम पीएन भैया का वीडियो भी निकालते हैं और यूट्यूब पर डालकर खूब वायरल करेंगे। टाइटल होगा डीजे भैया नाचे ताता थैया। हाँ, या फिर अरे भैया करे डीजे पर धमाल, भौजी का हंस हंस बुरा हाल। ये सुन सार्थक को थोड़ा अपमानित महसूस होता है और वो बिना हंसे ही वहां से जाने लगता है। ये देख वो लोग सार्थक को धक्का मारकर उसे सीढ़ियों से गिरा देते हैं और उसे चोट लगती है। बाद में टीचर आकर बच्चों का साथ देती है और सार्थक को नौकरी से निकाल देती है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बाबूजी, माना कि मुझे इस ऊंची बिल्डिंग का तौर तरीका नहीं पता, पर मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैं आगे से अपना मुंह बंद ही रखूंगा। मुझे काम से मत निकालो। अरे जाओ तुम, हमको यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये नाली के कीड़े कहाँ से आ जाते हैं बाहर निकल निकल कर। गंदगी के लिए बने हो, गंदगी में ही रहना सीखो। सार्थक की आत्मा को इस बात से ठेस पहुंच गई थी। सार्थक अपने तौलिए से मुंह पोंछता है। सही कहा आपने, हम गरीब लोग गंदगी में ही रहने चाहिए, क्योंकि आप अमीरों ने ही तो बनाई है वो गंदगी हमारे लिए। पर जिस तरह मेरा ये छोटा काम मेरी मजदूरी है, इस तरह आप भी तो यहाँ शिक्षा बेचकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। आप में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। बस मैं बिल्डिंग के बाहर मजदूरी कर रहा हूँ और आप अंदर। चलता हूँ, राम राम। और बेचारा सार्थक अपनी नौकरी गवा बैठता है। वहीं उसी सड़क से गुजरता हुआ यही सोच रहा था कि नई नौकरी और घर पर बांट जो रहे माँ बाप को थाली में खाना कैसे देगा। उधर स्वरा अपना पेपर उठाने जैसे ही उसके पास पहुंची, तभी पीछे से गाड़ी जोर से उसकी तरफ आई। नहीं, और गाड़ी झटके से स्वरा के करीब आकर ब्रेक लगाती है। स्वरा की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी उसके कानों में फिर से ब्रेक की आवाज आती है और वो यादों से बाहर निकलती है। स्वरा अफसर के कपड़ों में अपनी कार में पीछे बैठी हुई थी। तभी ड्राइवर जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाता है और स्वरा की नींद खुलती है। मैडम, आपकी कॉफी लेकर आता हूँ। रहने दो श्याम, मैं खुद कैफे तक जा सकती हूँ। भगवान ने चलने को पाँव दिए हैं मुझे। पूरे दिन गाड़ी चलाते रहते हो, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे लिए गधा मजदूरी भी करो। मैडम, ये तो काम है हमारा। ये ना करें तो अफसर लोग चढ़ चढ़ कर हमें हमारी गरीबी याद दिलाने लगते हैं। पर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। साइबर कैफे वाले ने इस नौकरी का फॉर्म भरते हुए कहा था कि अभी कच्चे में हो, पर अच्छे से काम करोगे तो पक्के में लग जाओगे। स्वरा बिना कुछ बोले बस श्याम के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो। श्याम की हंसी के पीछे छिपी सभी मजबूरियां स्वरा पढ़ सकती थी, पर वो बोलती भी क्या। जिस पोस्ट पर वो बैठी थी, सरकारी महकमे में पहुंचने के बाद पावर मिलने के साथ साथ आपके पंख भी काफी कुतरे जाते हैं। बोलो तो नियम की पाबंदियों से आप बंध जाते हैं। श्याम, कच्चा और पक्का होना तो अभी जिंदगी को भी नहीं आया है। मेरे पास आज सब कुछ होकर भी मैं पक्की नहीं हो सकी। आज भी खुद को कच्चा ही मानती हूँ, पर तुम बहुत मेहनती हो। और हाँ, इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना मैडम? हाँ। स्वरा हंसकर कैफे के अंदर जाने लगती है और श्याम भी इधर उधर टहलने निकलता है। स्वरा अपना कॉफी का ऑर्डर दे रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर कर देख रहा हो। स्वरा पलटकर देखती है तो पीछे टेबल पर बैठा लड़का तुरंत मेन्यू कार्ड से अपना चेहरा ढक लेता है और स्वरा से खुद को छिपा लेता है। हेलो मैम, थैंक्स फॉर हैविंग अवर सर्विस। जस्ट वेट फॉर 2 minutes मैम, योर ऑर्डर इज जस्ट प्रिपेयरिंग। इट्स ओके गर्ल। तभी वो लड़की अंदर जाती है और स्वरा की कॉफी लेकर आती है। स्वरा कॉफी पकड़ते हुए देखती है कि उसके हाथ भयंकर कांप रहे थे और उसके चेहरे पर डर, मायूसी और आंखों में आंसू थे। हे गर्ल, स्वाति राइट?
What happened, Swati? Why you seem so upset? Is everything all right? स्वरा स्वाति को टेबल पर बिठाती है और इतनी बड़ी अफसर का हाथ लगते ही स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ बच्चे? ऐसी क्या बात हुई कि तुम इतना रो रही हो? मैम नौकरी करके बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े थे ताकि अपनी पढ़ाई आगे कर सकूं, पर जिसे मैंने पैसे दिए वो क्लर्क वो एडमिशन करने से मना कर रहा है। अरे ऐसा क्यों कर रहा है वो? मैडम वो कहता है इस सीट पर एक बड़े नेता की बेटी को जगह मिल गई है तो तू तो भूल जा, वैसे भी इतनी जगह पढ़ना तुम्हारी कहाँ बस की है। और इस बारे में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? मैडम वो बेचारी तो अनपढ़ है, उन्हें तो ये भी समझ नहीं कि ये कॉफी पीने की चीज है या खाने की। वो ये जानेंगे तो झटके से ही मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं क्या करूं। मैं बर्बाद हो गई हूँ मैडम। पढ़ाई ठीक से हो इसलिए मैंने तो यहाँ भी रिजाइन की एप्लीकेशन डाल दी, ना नौकरी रह पाई ना पढ़ाई। मैं बर्बाद हो गई मैडम। और स्वाति फूट फूट कर रोते हुए सिर और माथा पीटने लगती है। ऐसे हार मान लेने से कुछ नहीं होता स्वाति, मजबूत बनना सीखना होगा। मैडम मैं एक मामूली लड़की हूँ और वो ताकतवर, उनकी ताकत के आगे मैं बस विलाप ही कर सकती हूँ। स्वरा ये सुनकर मुस्कुराती है और बैग से गिफ्ट निकालती है जो उसे देती है। वैसे ही मैंने अपने लिए लिया था, मगर अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। स्वाति देखती है तो उसमें एक महंगा सा पेन था। यही है तुम्हारी ताकत, कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं। बरसों पहले मेरे हाथ में भी किसी ने ये ताकत थमाई थी और बस कहा था कि लिखना मत रोकना। कलम और कागज का सही मिलन हो जाए तो ये क्रांति ला सकता है। बस इसे सही जगह इस्तेमाल करोगी तो हर बड़ी तानाशाही का विरोध कर सकती हो। कैसे दीदी? कॉलेज की कमेटी को एक लेटर लिखो और कोर्ट में जाने की बात करो, क्लर्क के खिलाफ जांच की बात करो। अपने हक के लिए लड़ो स्वाति। ये कलयुग की एक रेस है, यहाँ तुम्हारा हाथ पकड़कर लाइन पार करवाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही विनिंग लाइन तक दौड़कर जाना है। और हाँ सुनो, चाहे रेस में फर्स्ट मत आओ पर रेस पूरी जरूर करना। स्वाति स्वरा से मिली हिम्मत पाकर उसके गले लगती है। आप तो फरिश्ते की तरह है दीदी। मैम दीदी बुलाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम्हारे मुंह से दीदी सुनना सिक्कों के खनकने जैसा मधुर और कीमती लग रहा है। मैं दुखी होती हूँ उन सभी खबरों से जो आजकल आ रही हैं। कोटा जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स लटक कर खुद अपनी जान दे रहे हैं और इतना प्रेशर क्यों थोपा जा रहा है उन पर? सब रेस में उतर तो चुके हैं और सबको फर्स्ट ही आना है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि लास्ट आओ या फर्स्ट, नो मैटर्स। बस रेस पूरी करना जरूरी है, उसमें हारना मत बच्ची। और तुम सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स जो भी ये देख रहे हैं, कोई बात नहीं अगर 2 रैंक कम ज्यादा आ गई बच्चों की, या कोई रैंक नहीं भी आई तो उसने कोशिश तो की। इससे बड़ी हिम्मत और कुछ नहीं। और हाँ याद रखना, जान है तो जहान है, मर ही गई तो आसमान में जाकर फिर क्या करोगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए दौड़ो, मगर जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। स्वाति स्वरा को पेन हाथ में थमाकर पेपर उठाती है। लग रहा था स्वरा ने अपनी एक चिंगारी यहाँ लगा दी थी जो शायद अब आग बने। वो कार के पास लौटती है, श्याम भी आ जाता है। तभी स्वरा देखती है कि पीछे की सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था और आगे कांच पर एक गुलाब का फूल। ये यहाँ किसने रखा? मैडम माफ करना, मैं जरा कमर सीधी करने को टहलने निकल गया था। स्वरा गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक आईना था और साथ में एक चिट्ठी। स्वरा चिट्ठी पढ़ती है। मेरे नसीब का कुछ हिस्सा एक तेरे नाम ही अदा कर रखा है। इस आईने का हर कोना तेरी खामोशी से सजा रखा है। शिकायत नहीं तुझसे कोई, बस कलम में उम्मीद भर ली है। वो दहलीज तुझे मुबारक, मैंने अब इंतजार से दोस्ती कर ली है। ये पढ़ते ही स्वरा के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू थे। तभी उसे एक मैसेज आता है जो अनजान नंबर से था। तोहफा मिला तुम्हें? कब तक ये चुप रहोगी? लब तो खोलने ही पड़ेंगे तुम्हें स्वरा। कौन भेज रहा था स्वरा को ये सब? क्या वही कैफे वाला लड़का या कोई और? क्या बोलती है पब्लिक? बताओ बताओ। मैडम चलें? हाँ चलो, पुलिस स्टेशन की ओर चलो। मैडम वहाँ इतने दिनों बाद? वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात मेरे भीतर बहुत खुन्नस ला रही है मैडम। कहो। मैडम आपने वो केस के बारे में तो सुना ही होगा ना? वो पति ने दिन रात पसीना बहाकर अपनी बीवी को एसडीएम बनाया और उसी ने फिर किसी और के साथ चक्कर चला लिया। बस जानती हूँ। हाँ तो मैडम कैसी होती हैं इस किस्म की औरतें? सुना है जिसके साथ चक्कर चलाया है उसका भी घर टूट गया। उसके भी बीवी थी मैडम। उस औरत ने अपने हाथ से घर बर्बाद कर दिया, खुद का भी और दूसरी औरत का भी। छोड़ो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। हाँ मैडम, क्यों ही मूड खराब करना। ऐसे लोगों की तो कोई सजा भी तो नहीं है। जब घर में पति इतना अच्छा है तो उसको क्या पड़ी थी बाहर ये सब करने की? मैडम उसका भी जीवन कभी पक्का नहीं हो सकेगा, देखना। स्वरा शाम की बातों से हिल गई थी। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। वह तुरंत खत को भींचकर डिब्बे में वापस से छिपा देती है, जैसे अपने अंदर किसी बात से लड़ रही हो।
जानते हो श्याम, ऐसी औरतें भी होती हैं जो दूसरी औरतों के साथ गलत करती हैं। ऐसे मर्द भी हैं जो औरतों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। समस्या मर्द या औरत होने में नहीं है, समस्या सबकी सोच में है। और गाड़ी आकर थाने के बाहर रुकती है। स्वरा अपना काला कोट पहनती है और गाड़ी से बाहर आती है। मैडम, आज आप बड़े दिन बाद साहब से मिलने जा रही हो। स्वरा थाने के अंदर जाती है तो सामने की जेल में लाल पीली चोटों के साथ सार्थक खड़ा था। स्वरा और सार्थक दोनों की आंखों में आंसू थे। आखिर ये कहानी इस मोड़ तक आई कैसे? अफसर बीवी दिखने में सफलता की कहानी है, मगर सफलता से पहले उसने और उसके अपनों ने कितनी चोटें खाई होंगी। स्वरा जेल में जैसे ही घुसती है, सार्थक जेल की सलाखों के पीछे से उसे देख फबक कर रो पड़ता है। तुमने कर दिखाया ना, देख रहे हो आप सब, मेरी बीवी है ये, मेरी अफसर बीवी। और जेल से बाहर आकर स्वरा की ओर एकदम बढ़ रहा था। स्वरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सार्थक के करीब जाए या पीछे। वो खड़ी खड़ी कांपने लगती है। स्वरा और सार्थक की आंखों में जिंदगी की थकान भरे आंसू थे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। स्वरा और सार्थक दौड़कर एक दूसरे के गले लगते हैं और कुछ पल तक यूं ही लिपटे रहते हैं। तभी थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर कुमार खांसता है। अरे मैडम, खड़ी ही रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? आपका मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो। बड़े साहब आकर देख लिए तो मुझे सस्पेंड कर देंगे। स्वरा इंस्पेक्टर की आवाज से होश में आती है तो देखती है कि सार्थक को तो अभी भी कैद में ही था, जो हाथ फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। स्वरा अपने आंसू तुरंत छिपा लेती है। थाने के इंचार्ज से जाकर कुछ बात करने लगती है। मैडम, इनकी रिपोर्ट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। बेल मिलने में थोड़ा तो समय लगेगा, अब केस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। स्वरा अपना काला कोट उतार कर टेबल पर रख देती है और पुलिस के सामने हाथ जोड़ती है। ये मेरे पति के साथ मेरी 5 साल की बच्ची का बाप भी है इंस्पेक्टर, और उसे अपने माँ पापा की एनिवर्सरी जेल में नहीं, घर की बेडरूम में मनाना है। इसे रिहा कर दो, उधार समझकर ही कर दो। स्वरा को हाथ जोड़ता देख सार्थक को बहुत जोर से क्रोध आ रहा था। नहीं स्वरा, नहीं, तुम इसके सामने हाथ नहीं जोड़ोगी। तुम कानून की रखवाली हो, ऐसा मत करो। इतनी बड़ी अफसर हाथ जोड़ रही थी, ये देख इंस्पेक्टर को अजीब लगता है, पर वो सार्थक को बेल नहीं देता। पर स्वरा उसके करीब जाती है और सार्थक उसका चेहरा सहलाता है। आखिरकार कर ही दिखाया ना तुमने, और मैं तुमको ये अफसर बनते भी नहीं देख सका। कितना भागा हूँ मैं। हमने कर दिखाया सार्थक। जीती मैं नहीं हूँ, बल्कि सच ये है कि ये जीत मुझे तुमने दिलाई है। मैडम, डज ही हैज एनी अदर क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड? उस पर सार्थक बोल पड़ता है। कास्ट रिकॉर्ड? अरे कास्ट में का लिखोगे बाबू, हम तो बिहारी हैं, कुछ भी कास्ट में लिख दो सर जी। हमारी किस्मत तो हर कॉलम में सिर्फ गरीब मजदूर ही लिखा आता है, और मजदूर की कौन सी जात पात। जिधर भी काम मिला हम तो उस जगह के, उस शहर के और उसी जात के होकर रह जाते हैं। भीड़ का हिस्सा हूँ, और इस भीड़ की कोई जात थोड़ी ही होती है। तुम ही बताओ स्वरा, मैं क्या गलत बोला? ये सुनकर कुमार थोड़ा हैरान था और उसकी हंसी निकल जाती है। वो दबी जुबान में फुसफुसाता है। बीवी इतनी स्मार्ट और पति एकदम गवार। वाह रे ऊपर वाले, तेरी बनाई जोड़ी, वल्लाह वल्लाह। और फिर लोग पूछते हैं, अरे ये इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? जोर से बोलो जरा। मैडम, ये सच में आपके पति ही है क्या? वो आप इतनी स्मार्ट, रेप्यूटेड, और ये कुछ अजीब नहीं है। आई मीन, लुक एट हिज ग्रीफनेस। क्यों है आप इनके साथ? स्वरा सार्थक का हाथ थामती है। यू आर रॉन्ग मिस्टर, ये मेरे पति नहीं है, बल्कि मैं इनकी पत्नी हूँ, अ प्राउड बीवी। और सुनो कुमार, मैं नहीं बल्कि ये मेरे साथ हैं। चाहते थे ये बरसों पहले ये हाथ छोड़ सकते थे, पर नहीं। और आज इस बीवी के स्मार्ट पति की एनिवर्सरी का डे है। सार्थक, पूरे 10 साल हो गए ना आज। हाँ स्वरा, 10 साल की तपस्या हो तुम। स्वरा दौड़कर शाम को गाड़ी निकालने को कहती है। तेरी बीवी तो निकल ली बिहारी जी। तुमको क्या लगता है, और कितने दिन चलेगा ये सब ड्रामा? ड्रामा? कौन सा ड्रामा दरोगा बाबू? ये कोई कहानी थोड़ी है कि स्वरा आखिर में मुझे छोड़ किसी और के पास चली जाएगी।
वो बीवी है मेरी, हम तो ऐसे रहेंगे आखिर तक। वाह वाह, एक और जुमला फेंका है तूने। अरे यार सार्थक, तू चुनाव वगैरह लड़ना, इतनी फेंकता है तो ज्यादा नहीं तो छोटा नेता तो बन ही जाएगा कहीं। तू भोला है रे, तुझे क्या पता दुनिया कैसी है। वो खबर नहीं पड़ी? उप्स, तू तो गवार है, पढ़ना थोड़ी आता है। अरे वही जिसमें पति मजदूरी कर बीवी को पढ़ाकर एसडीएम बनाया, और वो थैंक यू करने की बजाय पति को छोड़ साथ वाले से पट गई। कहती है कि मेरा पति तो गवार है। नहीं नहीं, मेरी स्वरा ऐसी नहीं है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि समाज में 4 लोग ऐसे निकल जाएं तो पूरी बिरादरी खराब हो जाती है। आदमियों की जिंदगी को हमेशा औरतों ने ही सजाया है। अगर हम औरतों की कद्र करेंगे तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। अच्छा जी, फिर वो क्यों छोड़ दी अपने पति को? उसने अगर छोड़ा तो वो उसका कर्म और नियति है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सब ऐसे ही करते जाएं। मैं गवार भले हूँ दरोगा बाबू, पर मेरे आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब सलामत है। भारत में लगभग आधे विकलांगों की शादीशुदा जिंदगी है, और उनका हाथ थामने वाले हमसफर विकलांग नहीं है, पर निभाने वाले तब भी निभा रहे हैं क्योंकि वो निभाना चाहते हैं। पर कुछ खराब सोच के चलते समाज ही खराब है। ये सोचने से तो दुनिया आगे चलेगी ही नहीं। खैर चलिए, कभी उस एसडीएम साहिबा से अगर मिला तो जरूर पूछूंगा कि पति को छोड़ने की वजह उसका गवार होना था या मन का ना मिलना। तभी स्वरा गाड़ी से उतरकर आती है। उसके हाथ में सुंदर केक और फूलों का गुलदस्ता था। कुमार जी, इसकी इजाजत तो दे देंगे ना आप? कुमार तो सार्थक की गहरी बातों से हिल चुका था। वो गुमसुम सा बैठा था। लगता है तुमने कुमार जी को सबूत दे दिया है कि अफसर बीबी के पति कैसे होते हैं। चलो अब केक काटो मेरे साथ। और दोनों केक काटकर अपना खुशी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तभी स्वरा कुछ देर पहले मिले गिफ्ट बॉक्स से मिला आईना निकालकर सार्थक और खुद का चेहरा साथ में उसमें देखती है। तेरे नसीब से ही मेरा नसीब जुड़ रहा है। आईने का हर हिस्सा खिलखिलाएगा तू जो मेरे करीब आ रहा है। शिकायत तो है तुझसे बहुत सी, सब बताऊंगी तुम्हें। आंखों में चांद तारे सजाकर आज का दिन मुबारक करूंगी तुम्हें। पर हाँ, ये सच है कि मैंने तेरे इंतजार से दोस्ती कर ली है सार्थक। सार्थक सलाखों से हाथ निकालकर स्वरा से लिपट जाता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं। इसका मतलब तुमको मेरा भेजा खत और तोहफा मिल गया था। तुम भी थोड़ा बहुत सीख गई हो अफसर मैडम। पर स्वरा से भावना अब कंट्रोल नहीं हो सकी। वो दौड़कर बाहर चली गई और स्टेशन के दीवार से सट कर रोने लगी। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर क्यों इतने गीले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। स्वरा। स्वरा और सार्थक का प्यार देख कुमार की भी आंखें नम थी। तभी स्वरा को पीछे से श्याम पुकारता है। मैडम जी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक ही तो नहीं है ना श्याम? तुम बस घर चलो। और श्याम स्वरा को घर ले जाता है। स्वरा का घर किसी पौष इलाके में बनी आलीशान कोठी जैसा नहीं था। एक गरीब बस्ती में बना पुराना सा मकान था। मैडम, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? इंसान जिस जगह से ऊपर उठा है ना श्याम, वो जगह कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये मेरी आज की औकात बीते कल में किए गए संघर्ष से बहुत छोटी है। इसलिए दिन कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, अपना बुरा वक्त हमेशा बटुए में संभाल कर रखना चाहिए। मोहल्ले में खेल रहा एक बच्चा स्वरा को देखता है और फटाफट भागकर पड़ोस में जाकर जोर से आवाज लगाता है। ओ जीजी, सुनहरी जीजी, आ गई वो तुम्हारी सौतन। तभी अंदर से लचकती मचकती सुनहरी निकल कर आती है। धीरे बोल बे बुड़वक, सब अंदर ही चारपाई डाल सो रहे हैं। अगर कोई सुन लेता ना तो यहीं से करवा देगा गंगा दर्शन। वैसे क्या बोला तू? अफसर मैडम आ गई है? रुक तो मिलूं जरा उनसे। सुनहरी मटकते हुए ठुमकते हुए अपने घर से निकलकर गलियारे में आगे बढ़ रही थी। जैसे वो चलती, आस पड़ोस के मर्दों का तो हाल ही बेहाल हो जाता। पतली कमरिया, तिरछी नजरिया, इतना जो हिलो रानी, हिले है बजरिया। सुनहरी के जलवे के आगे तो सब हलवे हैं हलवे, वो भी फीके। सुनहरी स्वरा के सामने स्टाइल मारते हुए खड़ी होती है। आ गई अफसर रानी जी, अकेली है आई है? अपने पति को आज भी लेकर नहीं आई क्या? क्या हुआ? लगता है मैं डम्बा की तो गुदड़ी के टाके कच्चे हैं। कहूँ तो मजबूत लगा दूं तुमको।
जिससे तुमको हिम्मत मिले अपना मर्द छुड़ाने की। हाँ नहीं तो। मेरे रास्ते से हटो सुनहरी, आज मुझे तंग मत करो। आई एम नॉट इन द मूड। सुनहरी तुरंत मुंह से पान का कत्था थूकती है और उसकी बात पर खिसिया कर बोलती है, हाँ, बहुत बोली आती तुमको मैडम। ये मुड़वा बुड़वा हम ना ही समझते, हमको तो बस लबवा समझ आता है। और जानती हो हमको किससे लब है, बताओ। तभी पीछे से सुनहरी का पति भानु आकर बाल्टी से पानी फेंकता है और वो भीग जाती है। वहाँ मैं फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और तू बुढ़बा की यहाँ लिबरिया रही है। तुझे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं सुनहरी। सुनहरी भानु से भी उतना ही चिढ़ती थी जितना स्वरा से। हाँ, आ गया कुड़कुड़ कुमार। हाँ जी आ रही हूँ, तेरा इंटरव्यू तो मैं लौट कर लेती हूँ अब सरनी। स्वरा को सांस आती है और सुनहरी अपने मोहल्ले में वापस जाने लगती है। भीगा ये बदन प्यासा मेरा मन, ढूंढे तुझे मेरी अखियां, आंखें थाम ले मेरी बैया। सार्थक आई लव यू मेरा सैया। और सुनहरी दरवाजे के सामने खड़ी होकर बोल ही रही थी कि तभी पीछे से आकर भानु उसे थाम लेता है। आई लव यू टू मेरी जान, कसम से भीगे बदन में तो रात की रानी ही लगती हो तुम। सुनो ना, आज काम पर जाने का मन नहीं है, तुम्हारे साथ घर ही रुक जाऊं? सुनहरी भानु के हर टच से चिढ़ती थी, जबकि वो उसी का पति था। ना जी ना, छुट्टी करोगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा। मेरा पति तो अफसर ना उस अफसरनी का माफिक कि मैं बैठ कर खाऊं पियो और ऐश करूं। छोड़ो अब सुबह सुबह लिपटम लिपटी। हाँ, भानु बेचारा सुनहरी का रूखापन देखकर झोला उठाकर फैक्ट्री चल दिया। उधर स्वरा घर के अंदर घुसती है कि तभी दहलीज पर पांव रखते ही खूब सारा पानी की पिचकारी पुचक करके उसके कदमों में आकर गिरता है। वो गुस्सा हो रही थी कि तभी, ले भाभी आ गई तेरी अफसरनी बहुरिया। आओ जज साहिबा, स्वागत है आपका। कैसा रहा आपका दिन? या लाऊं काफी या कटगरा? और आपको हमका बनाकर खिलाओगी? दलीलें या पुलिस की लाठी? अफसर तो बन गई पर घर निगल लिया सारा, डाकिनी कहीं की। अम्मा प्लीज, बहुत थक गई हूँ, आते ही मत शुरू करो ये सब। आज सार्थक के पास भी गई थी। कैसी है बिटिया मेरा सार्थक? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। जैसे सब चोर होते हैं और अन्य अपराधी होते हैं माँ जी। जानती हूँ आपको सुनने में तकलीफ है, पर पुलिस का प्रोटोकॉल तो यही है ना। खैर, मैं जमानत की तैयारी में लगी हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। स्वरा का इतना ठंडा रिप्लाई सुनकर उसकी बुआ सास रमोला जमीन पर पान थूकती है। वाह अम्मा जी प्लीज, ये प्रोटोकॉल ही फॉलो करवाएगी हमसे भी? अरे तेरा ही सगा पति है वो ताकत की भूखी, पर तुझे तो बोलने पर भी डर लगता है कि कोई मुकदमा ना कर दे। वो करती है ना आजकल की बहुरियां, दहेज, मारपीट, जलाना, मारना, काटना वाला मुकदमा। कानून की बात आएगी तो कानून के साथ मुझे भी चलना होगा अम्मा। थक गई हूं मैं, एक केस स्टडी करना है तो माँ खाना कमरे में ही खाऊंगी। अरे मेरी भौजाई, ये क्या आफत की पुड़िया लेकर आई है तू? पटपट बोली निकली इसकी तो। इतनी तेज तो मैं पान की पिचकारी भी न मारती जितनी तेज ये हमको ताना मार गई है। अरे रे खोट ना बोलूं भौजाई, मैंने तो शुरू में ही कह दिया था ये तो घर निकल जानी है। ना घर का एक काम करती है, ना कोई काम में हाथ बटाती है, बस दिन रात काला कोट पहनकर हुक्म चलाती है। अफसरनी की सास हूँ जीजी, ऐसा ही होता है। स्वरा कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद घर पर ठक ठक होती है और पूरे मोहल्ले में हलचल। सुनहरी भी लचकाती मचकाती अपने घर से निकल रही थी। रमोला दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर सार्थक खड़ा था। ये देख रमोला का मुंह खुला रह गया और उसका लाल कत्था बाहर टपकने लगा। स्वरा भी हलचल सुन बाहर आती है तो सामने सार्थक को खड़ा देख हैरान थी। अफसर होके भी वो सार्थक को बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तो ये आखिर किया किसने? अफसर बीवी और उसके पति की यात्रा आज ही नहीं बीते कल की है। सार्थक ने स्वरा की जिंदगी में एक बार फिर दस्तक दे दी थी। उसे दरवाजे पर खड़ा देख सबके चेहरे पर खुशी की झलक थी, सिवाय स्वरा के। क्या स्वरा सार्थक को जेल के बाहर नहीं देखना चाहती थी? जब स्वरा के हाथ में इतना बेहिसाब पावर आ चुका था तो वो अपने हमसफर को बाहर क्यों नहीं निकालती है? क्या पावर मिलने के बाद स्वरा बदल गई थी? आप सबको क्या लगता है बताइए और हमारे साथ आगे देखिए कि क्या होता है। सार्थक के मोहल्ले में कदम पड़ते ही हर तरफ हर जगह फुसफुस तो होने ही लग गई थी। सुनहरी का चमचा वही छोटा बालक बब्बन फिर से दौड़ा दौड़ा सुनहरी के पास जाता है। अरे ओ चटकीली दीदी, जल्दी आओ, हमरे जीजा जी आ गए हैं। मुए कितनी बार कहा है, चटकीली नहीं सुनहरी नाम है हमरा, बोले तो गोल्डन गर्ल। और बाबू क्या बोला तू? मेरा सार्थक आ गया है। ओ, मुझे पता भी ना चला। जरूर उस डंकिनी ने काले जादू से उसके बदन की खुशबू पर भी रोक लगा दी होगी।
हम अभी आए बबनवा, तू तेरे जीजे को गेट पर ही रोक कर रख, भाग। ये सुनते ही सुनहरी नंगे पांव की आंधी की तरह भागकर बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। अरे ना टिक्की लगी है ना लाली, नाम है मेरा सुनहरी, फिर भी क्यों लग रही है मैं काली। हाय दैया, ऐसे में सार्थक देखेगा तो क्या ही सोचेगा। और सुनहरी अपनी ड्रेसिंग से मेकअप निकालकर चेहरे पर उसे 1 किलो भर पोतने के बाद बाल संवारती है। फिर ऊंची हील की एड़ी डालकर लचक के साथ चाल संवारती है। लाली लगा होठ घुमाते हुए गुनगुनाती है, सजन सजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आजा आजा, आखिर मेरे बालों में गजरा भी तू सजा जा। शर्म ही आ गई हमको। अरे ओ सज्जन वारे, कहाँ रह गया रे तू? अब तो देख ये महंगी लिपस्टिक भी खत्म हो गई मेरी। फिर से पतिवा को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा पैसा लेना होगा रे। पर कुछ भी बोल, सुनहरी तेरे होठ लाल है, चाल कमाल है, काले बाल है। अब जाकर पूछी कि बाबू तेरा क्या हाल है। मैं आई 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 तेरी और दौड़ी आई सजनवा। और सुनहरी ऊंची हील में मटक कर जैसे ही दहलीज पार करने लगती है, उसकी हील की नोक चौखट में अटकती है और वो धम कर जमीन पर पड़ती है। गिर गई गिर गई। चमकीली की चमक तो फैल गई लगती है। सुनहरी झट से उठती है। उसका सारा मेकअप फैलकर चेहरे पर इधर उधर हो चुका था। बाल बिखर गए थे और दांतों के बीच से खून निकल रहा था। कुछ ना हुआ, कुछ भी तो ना। तुम बालकों को तो बस खीखी करना आवे है, सब सेट लग रहा है ना? और बब्बन और बाकी लोग सुनहरी के जोकर लगने पर भी हाँ हाँ करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। उधर सार्थक को घर पाकर उसकी माँ कल्याणी और बुआ रमोला उसे खींचकर झट से अंदर ले आते हैं। कल्याणी उसके लिए पूजा की थाली सजाकर लाती है और तभी सुनहरी आकर चौखट पर जैसे ही खड़ी होती है, कल्याणी के हाथ से थाल गिर जाता है। कौन है तू सूरपनखा? अरे काकी, तो हम हैं, हमको ना पहचानी तुम? तो क्या बिजली के बोर्ड में हाथ डालकर आई है? ये चुड़ैल बनकर क्यों घूम रही है? और क्या खून पीकर आई है किसी का जो दांतों पर खून लगा है? ये सुन सुनहरी उधर लगे आईने में खुद को देखती है और जोर से चीखती है, भाग चुड़ैल भाग, हट। अरे पर ये तो हम ही है। सुनहरी, अब तो तुझे ही भागना होगा। सुनहरी गधे की सींग के माफिक वहां से दांत दबाए भाग जाती है। तभी बब्बन उसे देख लेता है। दोस्तों, एक शायरी सुनाऊं? चंदा चकोर चांदनी, अरे चंदा चकोर चांदनी, बादल ने रंग दिया। ए सुनहरी, तेरी सूरत देखकर तो भोलू का पेट भी गुड़ गुड़ कर दिया। सुनहरी की बिखरती अदाएं उस पर भारी पड़ गई थी। हाय हाय भोलू, तू गली का कुत्ता है ना? अब हम क्या कुत्तों को इम्प्रेस करने लगे? हाँ, तुम सबको तो मैं बताऊंगी बदमाशों। उधर सब हंस रहे थे, खुश थे। तभी रमोला मुंह खोलती है, जब तू घर आ ही सकता था तो ये काले कोट वाली तुझे अपने साथ क्यों न लाई? काले कोट वाली का क्या मतलब अम्मा? स्वरा नाम है तुम्हार बहुरिया का। हाँ, बहुत किस्मत के मारों को ही मिलती है ऐसी बहुरिया। बहू बनकर अफसर नहीं लग गई तो खुद के 4 चांद। बेटा हमारा सलाखों के पीछे कर अपनी नींद हराम। भाई वाह, आख तू, ई ससुरा पान भी अभी खत्म होना था, जायका ही मर गया बात का। स्वरा के हाथ में जितना था उसने मुझे बाहर निकालने की हर कोशिश की थी अम्मा। और 4 चांद ही क्यों, मेरी स्वरा की तरक्की से तो मुझे लगता है कि ये सारे आसमान के चांद लाकर इसके कदमों में बिछा दूं, पर मेरी इतनी औकात कहाँ। वही तो मैं बोलूं बचवा, आदमी को अपनी जात और औकात दोनों देखकर काम करना चाहिए। अब हम क्या इसके उत्तराधिकारी हो गए? यानी हम इसको अंडे की तरह से, और ये मैडम ऑर्डर करके उधर पहले कोर्ट में हुक्म चलाए, फिर इधर खाने के टेबल पर। बस यही जिंदगी के लिए तुझको बिहाए थे ना हम। चुप करिए जीजी, बचवा अभी आया है। आप ही आते ही क्या इन बातों को लेकर बैठ गई? बोल दे माँ इनको भी, जो अम्मा मेरे सामने इतना बोल रही है, वो पीछे से मेरी पत्नी को कितना कुछ बोलती होगी। स्वरा को सार्थक के बोलने से कुछ हिम्मत मिलती है और वो तुरंत रमोला के सामने हो लेती है। अम्मा, ये तेरा मेरा आपके घर में चलता होगा। यहाँ रिश्ता बराबरी का है। मेरा पति तो घर भी मेरा, ये परिवार भी, और पति को मिलने वाला लाड और सम्मान भी। ससुराल में आने वाली लड़की को बराबरी के तौर पर रखोगे तो कभी तेरा मेरा और उत्तराधिकारी वाली बात आएगी ही नहीं। पर आपको पता भी क्या है, खुद के तो बहू है नहीं और चली आती हो हमारा घर फाड़ने। ये सुनते ही रमोला की तो आंखें फटी रह जाती हैं। सार्थक ये सुनकर स्वरा पर जोर से बोल पड़ता है, स्वरा बस चुप एकदम, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाओ अपने कमरे में जाओ,
मैंने कहा अभी जाओ। स्वरा सार्थक की आवाज से डर गई थी और चमक कर अंदर चली गई। सार्थक रमोला के पांव छूता है और हाथ जोड़ता है। बचपन से ही बाबूजी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। भले ही आप सगे नहीं हो, भले ही आप उनसे उम्र में बढ़ के नहीं हो, पर तब भी मैंने उनको देख कर ही ये जाना कि आपका ओहदा बहुत ऊंचा है अम्मा। बस कभी उस ओहदे का गलत फायदा मत उठाना। बाकी स्वरा को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और सार्थक कमरे में चला जाता है। ओह तेरी, खोट न कहती मैं। ए भैया जी, ये कौनू चुड़ैल प्रेत डाकनी वाकनी है क्या तेरी बहुरिया? ये हमारा सार्थकवा नहीं है। ये तो अभी से बीवी के बोल बोलने लगा। अरे नहीं जीजी, तुम भी ना बात का बतंगड़ करके ही खत्म करोगी ना इसे। तनी तनी खिटपिट तो होती ही रहती है घरों में, ऐसे कौन हो बड़का बात थोड़ी है। तू बात की गर्मी ना समझे भाभी। देख तो अभी 4 दिन पूरे ना हुए सब सरनी बने और ये तो अभी से अपने पति को इशारों पे नचाने लगी। भौजाई बखत रहते अपने बचवा की लगाम खुद के हाथ में थाम लेना, वरना वो दूर नहीं जब तुम्हार सार्थकवा के गले में होगा पट्टा और ये अफसरनी मैडमवा के हाथ में एक चाबुक, और फिर दे चाबुक की और सार्थक बाबू करे यस मैडम जी। अरे कोई पान लाई के दो रे हमको, पता नहीं आज का दिन शुभ है या अशुभ। कलेशी बहुरिया आ गई भैया, जोर कलेशी है तेरी बहुरिया तो। सार्थक अंदर जाकर देखता है तो स्वरा पीठ मोड़कर सुबक सुबक कर रो रही थी। अरे पगली, तुम इतनी सी बात पर रोने लग गई। अगर इसी में आंसू आ गए तो उस बड़ी कुर्सी पर बैठकर वो बड़का वकीलों को सुनकर फैसला कैसे करोगी? मैं सब कर लूंगी। कोर्ट में हम जज साहिबा हैं, पर इधर तुम्हारी पत्नी है और तुम मुझको आते ही ऐसे फटकार दिए, जबकि गलती अम्मा की थी, पर हमको ही बोले तुम। अरे मेरी चंदा, डांटते उसे ही है जिस पर अपना हक समझते हैं, और जिनके आगे डांटे वो भी तो अपने ही थे। और तुम्हें डांट पड़ने से अगर रमोला काकी अम्मा का खून बढ़ता है तो ये तो पुण्य का काम हुआ ना। इस बुढ़ापे में बेचारी का हम खून बढ़ाए दिए। और स्वरा सार्थक की बातों पर हंसती है। ये सही है तुम्हारा, बस अपनी बातों में उलझाकर इंसान को रोने भी मत देना, है ना? अब आओ मेरे पास, गले लगो। कितने दिनों बाद तुम्हारे शरीर की खुशबू महसूस कर रही हूँ। खुशबू? 2 हफ्ते से नहाया नहीं हो ना, तो बस वही खुशबू होगी। अभी सुंघाता हूँ तुम्हें, आ जाओ आओ। और सार्थक उसे तुरंत गले लगा लेता है। कितना सुंदर नजारा था, पति पत्नी नहीं जैसे 2 दोस्त हों। पर अचानक स्वरा सोच में डूब जाती है। सार्थक, पर तुम बाहर कैसे आए? मैं तुम्हें बेल नहीं दिला सकी, रिपोर्ट वापस नहीं करा सकी, तो तुम बाहर कैसे? पता नहीं स्वरा, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद कुमार के पास कोई फोन आया और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। शायद मेरी अफसर बीवी को देखकर डर गया होगा दरोगा। बाजार में मेरी बीवी का हल्ला ही ऐसा है। दोनों हंसते हुए रोमांटिकली एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। उधर सुनहरी हाथ घुटने सब फुड़वा कर तो चुप हो गई थी, पर कल का क्या? कल तो सुनहरी को अपने जलवा फिर से बिखेरना था। भानु जब काम से आता है तो सुनहरी उसे हाथ पकड़कर अंदर बिठाती है और अपनी अदाओं से रिझाने लगती है। कभी गीले बाल उसके चेहरे पर करती है तो कभी हाथों से उसका चेहरा सहलाती है। अरे सुनहरी, ये तुमको आज क्या हो गया? हिटलर बीवी के शरीर में ये रंगीली बिहारन की आत्मा कहाँ से आ गई? ए जी, हमारा मुड़वा ना खराब करिए ना। चलिए फटाफट शर्ट बदल लीजिए, आज साथ कोई पिक्चर देखते हैं। और सुनहरी भानु की शर्ट लेकर उसके कपड़े बदलने को कहती है। अच्छा सुनो जी हमरे बाबू, सुनो भी। अरे ए सैया जी, जरा हम पान व चबाई कराते हैं, तुम तख्त माहौल बनाओ। और सुनहरी भानु की शर्ट लेकर बाहर आती है और उसमें से बटुआ निकाल कर उसमें पैसे ले लेती है और बटुआ वापस रख देती है। ई तो किया सिजनवा के लिए तैयार होने का जुगाड़, अब उस पागल पति को ठिकाने लगाती हूँ। सुनहरी अंदर जाकर भानु के बगल में सो जाती है। भानु प्यार से उसको सहलाता है और वो उसका हाथ झटक देती है। क्या है, तुमको दिखता नहीं कि मैं सो रही हूँ? जब देखो बस छेड़खानी। रसोई में रोटी बनी रख दी है, मैं खा चुकी हूँ, तुम भी खा लेना, मैं तो चली सोने। हाँ? पर वो पिक्चर? उम्र है का तुम्हारी पिक्चर देखने की? ये तो भरी जवानी में ही तुम उम्र का बोझ अपनी छाती पर डालकर चल रही हूँ, ऊपर से तुम्हारी डिमांड भी पूरी करती चलूं। हाँ? भानु का कोमल मन तार तार हो चुका था। वो चुपचाप बाहर जाता है, तभी वो शर्ट चेक करता है और उसमें से पैसे गायब मिलते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। चलो पैसे के लिए ही सही, तुम हमसे बात तो की सुनहरी। उधर स्वरा और सार्थक हाथों में हाथ डाले बैठे हुए थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ सार्थक के बाबा दयानंद खड़े थे, जिसकी गोद में सार्थक और स्वरा की नन्ही सी बेटी गूगल थी। सार्थक अपने बाबा के पांव छूता है और गूगल अंदर आ जाती है। पापा आप आ गए? पता है मैं दादी को बोल ही रही थी कि देखना आज उनका बर्थडे है और मैं उनके साथ ही मनाऊंगी। मैं तो आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ पापा, देखो ना। अरे मेरा गुड्डा बेटा, क्या लेकर आई? गूगल की ओर से एक फोटो एल्बम, इसमें आप अपनी सारी फोटोज लगाना
और हाँ मम्मा पापा, अब ये गूगल बड़ी हो गई है तो आपको मुझे अपनी स्टोरीज भी सुनानी होगी। कैसे आप दोनों मिले थे? मम्मा आप इस घर में कैसे और क्यों आए थे? आपको तो अपना घर था ना, तो पापा के घर में क्यों आए आप? ये सुनते ही स्वरा और सार्थक खूब हंसते हैं। सच में इतनी बड़ी हो गई हमारी गूगल तो। तो बेटा ये तो मैं भी नहीं जान सका कि आपके मम्मा पापा आखिर एक दूसरे की किस्मत में आए कैसे। ये पढ़ी लिखी और मैं पढ़ाई से कोसों दूर, पर फिर भी। हाँ सार्थक, ये कहानी तो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो पहले एक्शन से ही शुरू करें। स्वरा अपने घर पहुंचती है और उसकी माँ उसे जोरदार चाटा लगा देती है। स्वरा फबक फबक कर रो रही थी और स्वरा की माँ उसे बस घूरे जा रही थी। मगर क्यों? क्या आपको पता है? नहीं तो आगे देखने के लिए आ जाइए यहीं लौटकर। स्वरा खुश होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैंने पीएचडी की परीक्षा दी है और मेरी परीक्षा जरूर पास हो जाएगी। फिर मैं दिल खोल कर पढ़ूंगी माँ। ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ उसके गालों पर जोरदार चाटे लगा देती है। सत्यानाश जाए तेरा, इतनी बड़ी होकर भी बस तुझे पढ़ाई करनी है? अरे मैं तेरे ब्याह की तैयारी में जुटी हूँ। तेरे बाबा के जाने के बाद मेरे लिए कितना मुश्किल था सब संभालना, मगर तुझे बस अपना ही सोचना है। स्वार्थी है तू स्वरा, स्वार्थी। पर अब और नहीं, कोई पढ़ाई नहीं आगे, अब होगी तेरी शादी। ये सुन स्वरा के सपने तो चूर हो गए थे आंखों में ही। स्वरा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी माँ के पास एक फोन आता है जो स्वरा के रिश्ते के लिए था। बहन जी, आपसे हमने छोरी मांगी थी, मास्टरनी नहीं, जो हमारी बहुरिया अब पीएचडी के फॉर्म भराई। हमारे घर में आज तक 10वीं से ऊपर कोई नहीं पढ़ा और ये मैडम पीएचडी करेंगी। हम खुद 5वीं में 5 बार फेल हुए हैं जी। नहीं नहीं, हमारे ललनवा के लिए ये रिश्ता कतई नहीं जमेगा। आप अपनी बेटी को अफसरनी बनाओ, पर हम इसकी हुकूमत नहीं झेलनी। जय राम जी की। और फोन कट गया। स्वरा की माँ जया का तो सिर ही चकरा गया था। वो गुस्से से भरकर ज्वालामुखी बन ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर खड़े थे सार्थक और उसकी माँ कल्याणी। बीबी जी, हमको काम की बहुत जरूरत है। क्या यहाँ काम वाली या माली वगैरह की कोई जगह है तो मैं और मेरा बेटा यहाँ काम कर लेंगे और बदले में जो आप दें वो शर्मा थे। जया सार्थक की ओर देखती है और उसे स्वरा के खुन्नस निकालने का मौका मिलता है। दिखने में तो ठीक ठाक ही लगता है। हाँ, अब इसका अफसर बनने का भूत उतरेगा। लड़की की उम्र रहते शादी कर लेनी चाहिए, वरना इसे कोई उठाकर लेकर भी नहीं जाएगा। जया सीधे ही सार्थक पर लपक कर उसका हाथ पकड़कर अंदर लाती है। अरे बेटा, ब्याह हुआ है कि नहीं तुम्हारा? तनिक हमको सब बताओ। इस गरीब से कौन ब्याह करेगा मेम साहब? जया ये सुनते ही खिलखिला उठती है। मैं मेरी बेटी की शादी अगर तुमसे करा दूं तो? सार्थक को ये सुन अजीब लगता है। मेम साहब ये क्या, इतने बड़े घर की लड़की मेरे गरीब खाने में क्यों भेज रही हैं आप? छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, कुछ हो गया क्या इस लड़की के साथ? ए औरत, अपनी हद में रहे। हुआ कुछ नहीं। हमने हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ऐश और आराम छोड़कर थोड़ा समाज के अभावी लोगों के बीच जाकर रहे। इसलिए मैं मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में कर रही हूँ। मंजूर है तो बोलो। मगर आपकी बेटी देख ले एक बार तो। माँ, इनकी बेटी कोई सामान थोड़ी है जो पसंद आएगी तो ही लेंगे। हर लड़की सुंदर होती है, तन से नहीं तो मन से। सब में कुछ ना कुछ गुण छिपा रहता है। मुझे दिखने दिखाने वाला सौदा नहीं पसंद। हाँ, उन्हें मुझे देखना है तो आप दिखा दीजिए। अरे सोने जैसा है राजा बेटा, तो यही है मेरा जवाई। अब बस कुछ नहीं देखना, अब सीधे कल होगी शादी। तुम दोनों आ जाना और भीड़ मत लाना, बस इसे लेकर चले आना। सार्थक और कल्याणी जहाँ काम मांगने आए थे वहाँ ब्याह तय करके जा रही थी। सार्थक अपने मोहल्ले में लौटता है तो वहाँ सुनहरी कमर निकाल कर खड़ी थी। सार्थक उसे देख नजर फेर लेता है। अरे सार्थक बाबू, बचपन से तो हम दोनों साथ ही खेलकर बड़े हुए हैं और अब तो तुम हमारी ओर देखते ही नहीं हो। ई का, हम सुंदर नहीं है का? हर औरत सुंदर होती है बेटा, कोई तन से तो कोई मन से। क्यों सार्थक, परी सुनहरी तो तन मन दोनों से ही सुंदर नहीं लग रही। हट काकी, तुम भी ना हमरे आशिक के सामने ही हमरी उतार रही हो। जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुरिया बनकर आएंगे ना, उस दिन तुम ही चंदा बोलकर हमको खाना खिलाओगी, वो भी हाथों से। हाँ नहीं तो। सपने ही देखती रहे तू सुनहरी। चल सार्थक, अंदर चल। उधर जया स्वरा के पास जाती है। तेरा रिश्ता तय कर दिया है, कल तेरी शादी है। लड़के का अपना खुद का बिजनेस है और एकदम डाउन टू अर्थ लोग हैं। जमीन पर ही सुलाएगा तुझे। मेरा बोझ तो उतरा कम से कम। ये अड़ियल गाय पागल होकर इधर उधर भाग जाती, उससे पहले ही से खूंटे पर बांधना जरूरी था।
लड़कियों को तो लंबे समय तक घर में रखना भी टेंशन की बात हो जाती है भैया। डर लगा रहता है कहीं भाग ना जाए किसी के साथ, या ज्यादा पढ़ ली तो और पंगे। ना बाबा ना, मैंने तो एकदम सही किया। स्वरा ना हाँ बोलती है ना ही ना। वो लाश की तरह हो जाती है और अगले दिन दोनों स्वरा को बिहाने आती हैं। साथ में रंगीली बुआ रमोला भी थी। अरे भौजाई, इनसे पूछा ना ही कि दहेज कितना देंगे? मेरे को तो लगता है जरूर अपना रुका हुआ माल हमारे मत्थे मंड रही है, वो इसलिए इतनी झटपट शादी करी। रुक तू, मैं बात करती हूँ। रमोला जया के पास जाती है और शेरनी से तुरंत मिमियाने लगती है। वो सेठानी, वो ब्याह हो ही रहा है तो दहेज कितना? दहेज तो बहुत दूंगी, चलो मेरे साथ। और जया रमोला को पीछे की ओर ले जाती है जहां गंदे बर्तनों का ढेर लगा था। इतना दहेज काफी है क्या समधन जी? अच्छा पहले ये साफ कर लो, फिर आगे का माल मिलेगा। और जया रमोला को धक्का मारकर बंद कर देती है और खुद ब्याह में चली जाती है। रमोला बेचारी लालच में हाथ ही रगड़ रही थी। ये तो वही हो गया, बहुरिया तो खाई मलाई और सास मांझ बर्तन बन 3rd क्लास हलवाई। आथू, अरे कोई है बाहर? अरे एक थुक पान ही खिलाई दो हमको, बर्तन भी मंजवाओगे और पान भी नहीं दोगे। हाय रे जुलम्बा। उधर स्वरा और सार्थक की शादी हो गई और वो उसे विदा कर ले गया। रमोला बेचारी तब तक हाथ ही खिंच रही थी। तभी जया उसे बाहर निकालती है। और चाहिए दहेज? अरे चंड समधन, मैंने तो दहेज मांग कर ही गलती कर दी थी। कन्या मिल गई वही सही है, तू तो भाग रमोला यहाँ से। सार्थक स्वरा को रोडवेज बस में घर ले जाता है। दुल्हन बनी स्वरा होठों को सिले हुए चुपचाप चल रही थी। उधर रमोला बस के पीछे हाथ हिलाती दौड़ रही थी। अरे हमको तो साथ ले जाओ, अरे हम तो छूट ही गई, उस जया को तो कीड़े पड़े मुई को। अरे बाप रे बाप, माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। सुनहरी भी आज तो दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। लाल रंग के लहंगे का जोड़ा पहने, लाल लिपस्टिक लगाए कतई लल्लन टॉप बन रही थी। अरे गाँव टोला कस्बा ही लैल गली गली, गाँव टोला कस्बा ही लैल गली गली, देखते तह के लगवन में मचे खलबली, देखते तह के लगवन में मचे खलबली, भैले बवाले बंगाल आगरा, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा। और सुनहरी लहराती हुई मोहल्ले में घाघरा हिलाए चक्कर लगा रही थी कि उसके सामने सार्थक अपनी बीवी को लेकर आ गया था। सुनहरी के दिल 1000 टुकड़े वहीं हो गए थे। सार्थक, ये मजाक है ना? सुनहरी, ये स्वरा है मेरी पत्नी, और स्वरा ये सुनहरी है, मेरे पड़ोस में रहती है। बचपन में साथ खेलते थे। ये गोड़ी चमड़ी और मोटी दवड़ी के लिए ब्याह लिए हो ना इस कबूतरी से तुम, पर मेरा नाम भी सुनहरी है। एक बार चलना शुरू करे तो मोहल्ले का बड़ा बूढ़ा छोटका बड़का हर मर्द दीवाना होकर लार टपका दे, मगर ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया सजनवा। सुनहरी रोती हुई अंदर चली गई। स्वरा ये सब देख जान गई थी कि जया ने खुन्नस के चलते उसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। कल्याणी घर के अंदर जा उसका स्वागत करती है। घूंघट के नीचे से जो बहू का सुंदर मुखड़ा निकलता है उसे देख सब हैरान थे। सबका यही सवाल था, आखिर लंगूर के मुंह में ये अंगूर आया कैसे। रमोला हाफती हाफती पहुंचती है। तभी उसे स्वरा के पास रखे 2 बड़े भारी संदूक नजर आते हैं। ये देख वो बड़ी खुश होती है। लगता है ये बहुरिया बहुत माल लपेट कर आई हम मायके से, अब तो सब मेरा ही होगा। सार्थक बहू को अंदर ले। सार्थक और स्वरा कमरे में आते हैं। वहाँ जमीन पर ही बिस्तर लगा था। कमरे की दीवारों में दरारें थी, सीलन थी। देखकर ही लग रहा था कि बहुत खस्ता हालत है घर की। स्वरा जी, आप आराम से कपड़े लत्ते बदल लीजिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। स्वरा थोड़ा सहज होती है। फिर सार्थक अंदर जाता है। आपने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों करी? मुझे आपकी माँ की बात सुन लगा कौनो तो परेशानी है। शायद लड़की को मिर्गी वगैरह आती होगी, या विधवा होगी, शादी टूटी होगी, ऐसा कुछ। What nonsense! You mean you were made me so objectify for you? Am I some object to you? सार्थक जी। सार्थक ये सुन मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा क्या रहे हो, जवाब दो। स्वरा जी, आप जो भी बोली बहुत सुंदर लगा। हमारा भी बड़ा मन रहा है ऐसे ही पटपट करके अंग्रेजी बोलने का, मगर ये क्या, रह गए हम अंगूठा छाप। और अब तो ये सब समझना हमारे लिए काला अक्षर है। हम भैंस जैसे गवार, बल्कि भैंस भी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी।
ये सुन स्वरा को अपना बचा पूरा जीवन अंधकार में नजर आता है। उसकी माँ ने आखिर में स्वरा को गाय की तरह खूंटे में बांध ही दिया था। आप दुखी मत होइए, अंग्रेजी नहीं समझा तो क्या हुआ, हम आपके माथे की तोड़ियां गिनकर जान गया कि ये आप जो भी बोली तनिक गुस्से में बोली। तो मैं आपको बताऊं मैडम जी, स्वरा नाम है मेरा। फॉर गॉड सेक स्वरा। भगवान मैं कहाँ फंस गई। और आप ना प्लीज मुझसे हिंदी में बात करिए, ये आधी हिंदी आधी देहाती में कैसे समझूं? मुआफी दीजिए सरकार। तो बात यह है कि लड़की के बीमार होने से, विधवा होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो माँ को हमेशा कहता था कि माँ कोई ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा जो अलग हो। अलग मतलब जिसे समाज और लोग ठुकराते हो, मगर मेरे लिए वही सबसे सुंदर चुनाव होगा। आपके केस में भी ऐसा ही सोचा, पर मुझे पता ही नहीं कि आपको क्या बीमारी थी स्वरा जी। किताबों की बीमारी थी मुझे, परीक्षाओं की बीमारी थी मुझे, सपने देखने की बीमारी थी मुझे, और उन सपनों को पूरा करने की बीमारी थी। बस मैं लड़ने की बीमारी नहीं पाल सकी सार्थक जी। अगर मैं लड़ने की कोशिश कर लेती तो आज शायद। रोइए मत ना स्वरा जी, मुझे नहीं समझ आता ये सब, पर आप यहाँ आराम से रहिए जब तक आप चाहें तब तक, और मन ना करे तो लौट जाइएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा क्या है, ढूंढने निकल पड़ूंगा कोई मिर्गी के दौरे पड़ने वाली लड़की, और फिर बसा लूंगा घर। वो मिर्गी वाली, मैं फटी जुराबों वाला, क्या ही जोड़ी होगी अपनी। पर स्वरा हंसती नहीं है और दोनों करवट मोड़कर जमीन पर सो जाते हैं। मैं जान गया आपको क्या तोहफा दे सकता हूँ, अब से मेहनत डबल। अगले दिन सार्थक काम ढूंढने निकल पड़ता है और स्वरा सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाती है। डिसिप्लिन वाली लड़की थी तो वक्त पर सारा काम करना जानती थी। स्वरा का काम देख कल्याणी बहुत खुश होती है। बड़े घर की बेटी हुई तो क्या, काम तो सभी करना जानती है ना जीजी। आज तो पहला दिन है बुझाई, सुना है बहुओं का असली रंग हफ्ते 10 दिन बीतने के बाद आता है। खोट ना बोलो भाभी, मेरी सुपारी की कसम। स्वरा घर में काम कर रही थी कि तभी सुनहरी कटोरी हाथ में लिए आती है। काकी थोड़ा सा दही मिलेगा क्या, घर में खत्म हो गया है। हाँ हाँ ले ले मंगतन ले ले, तुझे क्या पूछना, तू तो मांग ही लेती है। तो कब से जानती है तू सार्थक को? हाँ क्या, एक्सक्यूज मी, आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। ओ अंग्रेजी, लगता है सुनहरी को भी पटपट अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी तभी बराबर बात बनेगी। आई टेल यू जानू सार्थक व्हेन, हाउ लंबा। स्वरा को कुछ समझ नहीं आता। नहीं समझी, गवारन कहीं की। आई टोल्डेड यू सार्थक योर हेयर बैंड एंड माई सजनवा। यू जानती उसे कब से, अंग्रेजी समझ नहीं आती क्या मैडम? और स्वरा ये सुनकर हंसने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर लालची रमोला स्वरा के कमरे में जाती है और उसका सबसे भारी संदूक उठाकर अपने कमरे में लाने लगती है। सार्थक भी आज घर जल्दी आ गया था। वो दरवाजे पर था, हाथ में फूल लिए। ये तो बहुत ही भारी है रे, ऐसा क्या ले आई बहुरिया इसमें। तभी अचानक रमोला के हाथ से वो संदूक खुलकर पैर पर गिरता है और उसमें से ढेर सारी किताबें बाहर निकल जाती हैं। सार्थक रमोला की ओर देखता है और सब मिलकर स्वरा की ओर। स्वरा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तू अपने दहेज में ये कचरा क्यों भर कर लाई हरी? मैं ये क्यों लाई, उससे पहले आप ये बताइए, आप मेरे कमरे में क्या करने गई थी? स्वरा जी, अम्मा से आप ऐसे बात मत करिए, ये उनका ही घर है। स्वरा सार्थक की बात से रोने लग जाती है। तभी वहाँ जया भी आ जाती है। अब देखिए कैसे मसालेदार कहानी में हर कहानी का तड़का लगने वाला है। बोल बहुरिया, ये क्या लेकर आई है तू संदूक भर के? तेरी माँ ने यही दिया क्या तुझे? स्वरा कुछ बोल पड़ती कि तभी जया बोलती है, इसकी माँ के पास भी कहाँ इतना कुछ है, जो है बस ये मेरी बेटी ही है। और ये तो कबाड़ा ही है जी। मैंने बिटिया को बांध दिया था, सोचा कि तुम्हारे यहाँ तो ये सब बेचकर 2-4 पैसे मिल ही जाते हैं ना, तो बस इसलिए ही। और जया हाथ पकड़कर स्वरा को अंदर ले जाती है। सुन लड़की, मुश्किल से इतनी पढ़ी लिखी लड़की से कोई शादी करने को माना है। तू गले की हड्डी बन चुकी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, और लड़का जब 5वीं 6ठी पास होता है तो तुरंत रिश्ता तोड़ देते हैं। पर ये जगह तेरे लिए ठीक है, अब यहाँ पर भी मामला खराब किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। स्वरा चाहती तो विरोध कर सकती थी, लेकिन जब इंसान की हिम्मत और विश्वास टूट जाता है ना तो वो लाश में बदल जाता है। चिंता मत करो माँ, जिस जेल में तुमने मुझे भेजा है यहाँ मेरे सपनों का कत्ल पहले ही हो चुका है। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझसे ज्यादा कुछ छिनेगा नहीं। इस जीवन के लिए शुक्रिया माँ, तुम भले ही मुझे अपनी सौतेली मानती हो, पर मैंने तो माँ के रूप में हमेशा तुम्हें देखा है। जया चिढ़कर बाहर आती है। स्वरा भी आती है और देखती है कि रमोला तो मौके का फायदा उठाकर रद्दी वाले को तुरंत बुलाकर उसको सारी किताबें कबाड़ी वाले को बेच रही थी। अरे भीको, इतना कंजूस होकर किधर जाएगा? इतनी सारी किताबों का बस 150 ही देगा क्या? 250 तो दे दे। देख तो कितनी महंगी और मोटी किताबें हैं। स्वरा अपने सपनों को रद्दी में तुलता देख अंदर से रोए जा रही थी।
जया पहली बार घर आई थी, इसलिए उसने सार्थक के हाथ में शगुन के 11 रुपए थमा दिए थे। लो जमाई जी, आपके शगुन के पैसे, ये भी ज्यादा ही होंगे आपके लिए तो। सार्थक ने जया के पांव छुए और मुस्कुराकर जेब से 100 का नोट निकालकर अपनी सास के हाथ में देकर कहा, माँ जी, आप 1 रुपया भी देंगी वो भी आशीर्वाद ही होगा। मेरी स्वरा जी की माँ मेरी भी तो माँ हुई, और माँ के दिए हुए का क्या तोल मोल करना। जया के हाथ में सार्थक ने अपनी औकात रख दी थी, जिसे देख जया शर्मिंदा हो गई और वहाँ से चली गई। सुनहरी अभी भी वहीं खड़ी थी। अरे स्वरा, इतनी सारी अंग्रेजी की किताब है, फिर भी मेरे सवाल ना समझ पाई तुम? अगर ढंग की बोली सीखनी है ना तो मेरे यहाँ ट्यूशन लेने आ जाना। मैं चली सार्थक बेबी, शाम को तेरी फेवरेट मिठाई खाजा बनाऊंगी, घर आ जाना। सुनहरी बलखाती जा रही थी और सार्थक के लिए आए फूल जो जमीन पर पड़े थे उन्हें टांगों तले कुचल कर निकलती जाती है। स्वरा सार्थक को घूर ही रही थी। सार्थक की नजरें नीचे थी और वो कमरे में जाकर खूब रोती है। कोई बात नहीं, ये गरीब परिवार है तो, मगर इन्हें तो शिक्षा का मोल ही नहीं पता। जिन किताबों को मैंने बरसों से जोड़कर रखा था उन्हें रद्दी में बेच डाली। स्वरा जी, आप नाराज हैं क्या? अम्मा ने कमरे में आकर मेरी चीजों को छुआ, आप ये सही समझते हैं? स्वरा जी, ये घर अम्मा का ही है। मेरे बाबूजी की कोई बहन नहीं थी, न ही अम्मा के कोई भाई थे, तो मेरे दादा के छोटे भाई ने बाबूजी को अपना बेटा माना, और बुआ के नाम जो घर था बुआ ने हमको उस घर में रहने दिया, और तब से हम सब इन्हें अम्मा ही पुकारने लगे। इसलिए कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोलता। आपको जब भी क्रोध आए आप मुझे सुना दीजिएगा, पर अम्मा को मत बोलना, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। सार्थक, अभी जब तुमने माँ के हाथ में वो नोट दिया तो मुझे लगा मेरी शादी किसी खुददार लड़के से हुई है, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार तो टुकड़ों पर पल रहे हैं। स्वरा का परिवार से लगाव एकदम उठ चुका था। वो दिन रात घर का काम करती और सार्थक के लौटने से पहले ही सो जाती। दोनों में कोई बातें नहीं होती थी। सार्थक रोज अपनी मजदूरी पर निकल जाता। दिन रात पैसे जोड़कर उसने कमरे के लिए पलंग और बिस्तर लिया। ये देख रमोला और चिढ़ गई। देखा भाभी, खर्चे की पुड़िया है, खर्चे की पुड़िया, खर्चे पर खर्चे करवा रही है तेरी बेटी के। ये पलंग तो तेरे पास होना चाहिए था। कल्याणी रमोला के बहकावे में आ जाती है और रमोला के साथ मिलकर स्वरा से बेड हथियाने का प्लान लगाती है। उस रात सार्थक और स्वरा जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, दरवाजे पर ठक ठक होती है। हाय हाय बचवा, तेरी माई की कमर तो जमीन पर सोने से जोर अकड़ गई है। तू कापनी लुगाई के लिए बिस्तर लाया है, ये तो तेरी माँ के पास होना चाहिए था। स्वरा जी, ये माँ को दे दे। और सार्थक कल्याणी के कमरे में पलंग डाल देता है। रमोला और कल्याणी ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। बहुत चतुर हो तुम जीजी। राम झूठ ना बुलवाए, चतुर तो मैं हूँ ही। स्वरा जी, माफ करना, और हाँ धन्यवाद भी। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने हमारा बिस्तर दे दिया? जब पति ही मेरा नहीं है, ये रिश्ता हमारा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक कुछ अच्छा करने जाता पर उसका भोलापन पहले ही सब खराब कर देता। और एक दिन सार्थक के बाबूजी उसकी छोटी बहन सांवरी को लेकर घर लौटे। स्वरा जी, ये मेरी छोटी बहन सांवरी है, अपने ननिहाल गई हुई थी परीक्षा देने। अरे काहे की परीक्षा? मुई फिर से 8वीं में चौथी बार फेल हो गई है। 17 बरस की घोड़ी हो रखी है, मगर अक्ल धेली की नहीं है। मैंने तो कहा ही था ये आखिरी मौका है। अगर पास हुई तो स्कूल में चपरासन लगवा दूंगा, और नहीं हुई तो ब्याह करवा दूंगा। अब बारी आ गई है तेरे ब्याह की। ये सुन सांवरी रोते हुए कमरे में भाग जाती है। बाबूजी, बीच में बोलने के लिए माफी, मगर क्या आप मुझे एक मौका देंगे? सांवरी को मैं पढ़ाऊंगी। 4 बार कोशिश की है, मगर मेरे कहने से एक बार और कोशिश करें। ठीक है बहू, मुझे घर की औरतों से ज्यादा बहस नाटक करने में मजा नहीं आता। जैसा तुझे ठीक लगे। स्वरा ये सुन बहुत खुश होती है और सांवरी के कमरे की ओर जाती है तो उसे उसके रोने की आवाज आती है। बेचारी बच्ची, पर अब तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। सांवरी, बच्चे रोते नहीं हैं, परीक्षा ही तो है, इस बार नहीं तो अगली बार पास कर लोगी। सांवरी ये सुन जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी, तू भी ना, तुझे क्या ये नाटक भी नहीं समझ में आते? अरे मैं तो चाहती ही थी कि फेल हो जाऊं और मेरी शादी हो जाए। शादी के बाद मैं मस्त खाऊं पीऊं सोऊं और मेरा पति गधे की तरह कमाए। आसान जिंदगी चाहिए मुझे। ये फालतू पढ़ना लिखना नौकरी करना, इतना झंझट नहीं पालना। आखिरकार अब मेरी शादी हो जाएगी। ये तो भैया ने जिद कर रखी थी कि नहीं परीक्षा दे, वरना अब तक तो मैं आजाद हो जाती। क्या? पर मैं तो तुम्हें पढ़ाने की बात बाबूजी से कराई हूँ। तुम पढ़ लो छोटी, पढ़ाई से ज्यादा हमारे कुछ काम नहीं आता। आज अगर तुम्हारे भैया पढ़े लिखे होते तो इस घर की ऐसी हालत ना होती। ये सुन सांवरी स्वरा से भयंकर चिढ़ उठती है और रमोला के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे सांप खाने बहुरिया, नागिन, ये तू हमारी लड़की को क्या बहका रही है? आते ही दिखाने लग गई ना रंग अपने। सार्थक, कल्याणी, दयानंद सब सिर झुकाकर रमोला की बातें सुन रहे थे। अम्मा, मैं तो छोटी की भलाई के लिए ही कह रही थी,
पढ़ लिख लेगी तो अपने आप कमाने लगेगी, इज्जत मिलने लगेगी, वरना सार्थक जी की तरह बेरोजगार रह जाएगी और फिर किसी सार्थक जैसे लड़के का विवाह मुझ जैसी के साथ झूठ बोलकर करवा दिया जाएगा, चपरासी के काम को बिजनेस बताकर। सुन देख, ये है मेरी भौजाई, ये तो ना थी पढ़ी लिखी, तब भी कमाती तो है ना। तू तो हमारी लड़की को पैसे का लालच देकर बहका रही है। लगता है तुझे भाभी ने ज्यादा छूट दे दी। अब तुझे बताना ही होगा कि कैसा होता है हश्र ऐसी हिम्मत करने पर। रमोला छड़ी उठा स्वरा की ओर बढ़ती है, पर तभी सार्थक बीच में आ जाता है। अम्मा नहीं, स्वरा जी की बात पूरी तरह गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ गलत ही नहीं है। मेरे बारे में सच ही तो कह रही हैं। ऊंची इमारतों की सीढ़ियां तो बहुत साफ करी, मगर कभी उनके अंदर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सका। लेकिन छोटी, मैं चाहता हूँ तू उन ऊंची इमारतों में पढ़े। छोटी, तू ही सोच, तुझे जब शादी के बाद महंगा मेकअप करना होगा तो तू क्या छोटे छोटे खर्चे के लिए भी अपने पति के आगे हाथ फैलाएगी? याद रख छोटी, जेब चाहे तेरी हो या तेरे पति की, लेकिन घर तुम दोनों का होगा। क्या फर्क पड़ता है पैसे कौन दे रहा है, मगर जिम्मेदारियां जब दोनों में बढ़ती हैं तो एक इंसान पर जोर नहीं आता। तू तेरी भाभी से 8वीं तो पढ़, क्या पता आगे तेरी किस्मत ही बदल जाए। और अम्मा, छोटी अच्छी नौकरी करेगी तो पैसा आएगा, आपको भी मिलेगा। पैसे का नाम सुन रमोला खुश हो जाती है और सावरी को भी सार्थक की बात जम जाती है। स्वरा अब सावरी को पढ़ाने लगी थी। सार्थक चुपके से स्वरा को पढ़ाते देखता तो उसे अपनी बीवी पर बहुत प्यार आता। उसे इतने दिनों में स्वरा को कभी इतना खुश नहीं देखा था। और कुछ दिन बाद कॉरेस्पॉन्डेंस परीक्षा देने पर सावरी ने पूरे कस्बे में टॉप कर लिया। ये जान स्वरा गर्व से फूली नहीं समाई थी। सार्थक भी अब जान गया था कि उसकी बीवी की खुशी किसमें है। स्वरा जी, आपने मेरी बहन की किस्मत बदल दी। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, गिफ्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो किया सावरी के लिए किया। वैसे भी सार्थक जी, हमारे बीच में इतनी दूरियां आ चुकी है कि मैं चाहकर भी आपको खुद हक नहीं दे सकती, ना ही आप पर मुझे कोई हक चाहिए। मुझे नींद आ रही है, सोना है। सार्थक स्वरा के हाथ में एक बक्सा रखता है। स्वरा सरप्राइजिंगली उसे खोलती है तो उसमें ढेरों किताबें निकलती हैं। सार्थक ने सोचा था किताबें देख वो बहुत खुश होगी, पर स्वरा तो जोर जोर से हंसने लगती है। स्वरा जी, ये आप हंस क्यों रही हैं? बुद्धू, तुम किताब तो ले आए, मगर ये नर्सरी की किताब है, यानी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल एंड D फॉर डोंकी, जस्ट लाइक यू। सार्थक, तुम भी ना। स्वरा ने आज पहली बार सार्थक को इतने अपने मन से बोला था। अब मैं अनपढ़ कैसे समझता कि ये किस काम की है? मुझे तो सारी किताब एक जैसी लग रही हैं। कल ही दुकानदार को डांट कराऊंगा। उसने पूछा भी कितनी बड़ी बच्ची है, तो मैंने इशारे से बताया इतनी बड़ी। मुझे थोड़ी पता था। अब मुझे शर्म आ रही है। आप हंसना बंद करें ना। आप नहीं, तुम। मुझे तुम बोलो सार्थक, और हाँ, मुझे स्वरा ही बोलो। और एक और चीज, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट। स्वरा जी, आप हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। पता है, बचपन में मुझे चित्रकारी का बहुत शौक था। मैं चाहता था बड़े होकर मेरी बीवी की हंसते हुए का चित्र बनाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सपना था तुम्हारा। आपको अरे नहीं, तुमको पसंद आया स्वरा? तो इसका मतलब अब से हम दोस्त की तरह हो गए। यस, लाइक ट्रू बडीज। ना, बूढ़ी नहीं, दोस्त यार, मित्र, सखा। बूढ़ी तो रमोली काकी हैं, आप तो जवान ही हैं। सार्थक, तुम बहुत हंसा रहे हो मुझे आज। हाँ, मेरा तो पेट ही दर्द कर गया। स्वरा, तुम्हारा भी कोई ख्वाब होगा ना? स्वरा ये सुन आंख में आंसू ले आती है। जानते हो सार्थक, इंसान कब लाश होता है? जब वो सपने लेना बंद कर देता है। मेरा भी एक सपना था, मेरे पिता का था असल में, कि उनकी बेटी ऑफिसर स्वरा के नाम से पहचानी जाए, एक ऊंची अफसर। मैं बहुत पढ़ी, आगे बढ़ने को बस चलती रही, पर थक गई यार। अब नहीं, अब हर सपना मर गया है, हर सपने का कत्ल हो गया है। जब मेरे पापा ही जिंदा नहीं है तो अब सपने जीकर क्या करेंगे? सार्थक की आंख भी नम थी। तभी वो दबी आवाज में बोलता है, स्वरा जी, मैं एक और किताब लाया था, वो भी दे दूं? सार्थक एक मोटी किताब स्वरा को देता है, जो सरकारी परीक्षा की भर्ती की थी। उसे देख स्वरा फूट फूट कर रो पड़ती है। सार्थक, गले लग सकते हो मेरे, बस कुछ देर, आज पापा की बहुत याद आ रही है। और सार्थक स्वरा को गले से लगाकर रोता है और सहलाता है। सच ही कहा है किसी ने, एक पत्नी अपने पति में पिता की झलक सबसे पहले तलाशती है, और जब उसे वो झलक मिल जाती है तो उसे उसकी बाहें दुनिया की सबसे महफूज जगह लगती है। अगले दिन स्वरा गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसके कान में अलार्म की घंटी जोर से बजती है और वो चमक कर उठती है। अब देखिए आगे कैसे कदम ताल से कदम मिलाकर स्वरा और सार्थक निकलेंगे दुनिया जीतने। अब वो जीतने से पहले कितनी बार हारेंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए अफसर बीवी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सार्थक जान गया था कि स्वरा की खुशी उसे किताबों में उसकी पढ़ाई में बसती है और अगले दिन स्वरा के कान के पास जैसे ही अलार्म बजता है वो चौंक कर उठती है। सार्थक, ये सुबह सुबह कान के पास घंटी क्यों बजा दी? नींद ही खराब हो गई। पूरे दिन काम करना है, उसकी थकान तो अभी से चढ़ रही है। सार्थक स्वरा की ओर देखकर मुस्कुराता है और उसके सामने एक संदूक रखता है जिसमें वही सब किताबें थी जो रमोला ने कबाड़ी वाले को बेच दी थी। इस बार मैं गलत किताब नहीं लेकर आया हूँ स्वरा, ये पसंद है ना आपको? अब से आप इसे ही पढ़ना। मैं पढ़कर क्या करूंगी? अफसर बनोगी तुम। हाँ स्वरा, तुम्हें अफसर बनना ही होगा और उसके लिए तुम्हें जितनी भी जी तोड़ मेहनत करनी है करना, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। पर मैं अब कैसे? अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है सार्थक। नहीं स्वरा, जिंदगी और हालात का बहाना सिर्फ कमजोर लोग देते हैं। इरादे अगर मजबूत कर लोगी तो तुम अफसर जरूर बनोगी। सार्थक ने स्वरा के मरे हुए सपने को जगा दिया था। सार्थक स्वरा का हाथ पकड़कर बाहर लाता है। माँ, अम्मा, स्वरा आगे पढ़ना चाहती है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा। घर में खाने को दाना नहीं है और ये चला अपनी बीवी को अफसर बनाने। हाँ। रमोला कल्याणी स्वरा सार्थक को खरी खोटी सुनाती है। इसलिए दिया था क्या मेरे बाप ने ये घर तुमको कि मनमानी करके रहोगे? अरे कमाएगा नहीं तो ये घर कैसे छुड़ाएगा मुझसे? देख लेना बेटा जी, जब तक घर मेरे पास है तब तक यही तुम सबकी छाती पर मूंग दलती रहूंगी। मैंने बोला था ना सार्थक, ये संभव नहीं है, रहने दो। फालतू में सबके सामने मजाक बना दिया है। स्वरा रुको तो सही। अम्मा, मैंने सोच लिया है कैसे बनोगी तुम अफसर बीबी। तुम सुबह उठोगी 4 बजे और लगातार 4 घंटे पढ़ोगी। ये लो जी, बहुरिया पढ़ने लगी और हम सब दीवारों को काट कर अपना पेट भर लेंगे, है ना? बेटा जी, यहाँ घर में दाल भात भी पकाया जाता है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हाँ, बड़े आई ये फिल्मी कर्म कांड करने वाले तुम दोनों। चल भौजाई, सुबह पहले तमाशा करने लगे हैं। और बहू तू आज तो खाने में तनिक लिट्टी चोखा बना दे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। सही कहा अम्मा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इसीलिए इस नंगे बदन पर कपड़ा लाने के लिए ही मैं फैसला कर रहा हूँ। मेरी बीवी अब पढ़ाई करेगी और सफल भी होगी और मैं कमाऊंगा भी और स्वरा के हिस्से का सारा काम भी करूंगा। आज से इस घर की बहू भी मैं ही हूँ और बेटा भी। बेटा बनकर दिन में कमाऊंगा और बहू बनकर रात में आप सबके साथ जागूंगा और आप सबको पेट भर खाना खिलाकर सुला दूंगा और आपको कोई शिकायत भी नहीं होने देगा ये अफसर बीवी का पति। अम्मा। रमोला ये सुनकर अपना माथा पीट लेती है। हाँ, तू काम करेगा लड़का होकर? अरे तुझे ये सभी काम करना था तो इसे उठाकर ही क्यों लाए हैं? अरे कल्याणी, देखा पढ़ी लिखी बहू लाने से कैसे घर में उल्टी गंगा बहने लगी है। सार्थक बेटा, ये सब तो होश में तो कह रहा है ना? स्वरा, क्या पट्टी पढ़ा दी तूने मेरे सीधे बच्चे को? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चक्कर आ रही है राम जी, ये क्या हो रहा है? सार्थक अपने घर वालों की हर बात अनसुनी करके स्वरा का हाथ थामता है और उसे किताबों के पास बिठा देता है। ये यात्रा तुम्हारी है स्वरा, और बस थकना नहीं है। आज से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम्हारा ये पति वो तुरंत हाजिर कर देगा, बस मेहनत करना। स्वरा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सार्थक को गले लगाती है। अच्छी मन का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है सार्थक, मैं समझ गई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे फिर से सपने दिखाने के लिए। मैं हर सपना जीना चाहती हूँ सार्थक। तुम जीतोगी स्वरा, हर सपना पूरा होगा तुम्हारा। मैं करूंगा तुम्हारा हर सपना पूरा। मैं बनूंगा तुम्हारी सफलता तक जाने का पुल। अच्छा जी, पर पुल पर तो चलकर उसे कुचला जाता है, और अगर अफसर बनने के बाद मैं किसी और के पास चली गई तो? वो मेरी नियति होगी स्वरा। सिर्फ इतनी सी बात सोचकर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं? इतना खोखला मन नहीं है तुम्हारे पति का। तुम्हारा मन तो सोने का है सार्थक, जो किसी भी अमीर या ऊंचे पद के व्यक्ति के पास मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे आदमी को छोड़कर तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। दुनिया की कोई भी दौलत मुझे तुम जितना अमीर नहीं कर सकती। और स्वरा पहली बार सार्थक के पांव छूने के लिए झुकती है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे पांव छू लेता हूँ, क्योंकि बराबरी तो ऐसे ही होती है ना। आज से तुम मेरा पति और मैं तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू। अब जरा जाती हूँ अपनी रमोला सास के ताने सुनने। हाँ आई अम्मा। और सार्थक स्वरा का नाटक करते हुए लचकाता हुआ बाहर जाता है। पागल लड़का, आज मुझे ईश्वर में फिर से विश्वास जाग उठा। मेरी माँ ने मुझे जिस अंधेरे कुएं में फेंकना चाहा था, वो तो पूरा कुआं ही जुगनू से रोशन निकला। और वहां से अफसर बीवी और उसके पति का सफर शुरू हुआ। स्वरा पूरे दिन पढ़ती और सार्थक उसे कोई भी काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि खाना बनाने से लेकर खाने की झूठी थाली भी खुद ही उठाता था। स्वरा ने सांवरी को मेहनत से पढ़ाकर 10वीं भी पास करा दी थी और दिन बीतते गए। सार्थक ने पूरा घर संभाल लिया था।
वो कभी स्वरा को नींद आने पर चाय बना देता तो कभी सिर दुखने पर सर दबा देता। दिन बीत रहे थे मगर स्वरा अभी तक अफसर नहीं बनी थी। अरे ओ चतुर बहुरिया, क्या नाटक रच रही है रे तू? काम न करने का अच्छा बहाना है, सिर पर चिपका ली है। अरे अफसर बनना होता तो बन जाती ना। महीनों बीत गए, तुझे कोई दया धर्म है या नहीं अपने परिवार के प्रति, या सिर्फ तू ऐश करने ही लिखवा कर आई है? अम्मा, अफसर 2 ही दिन में नहीं बनते हैं। लाखों की भीड़ के साथ परीक्षा होती है, फिर उसके बाद परीक्षा पर परीक्षा होती है और उसके बाद जाकर बना जाता है अफसर। तुम भी ना कैसी बातें करती हो, कोई हलवा थोड़ी है कि कढ़ाई चढ़ाई और बनकर तैयार हो गया। स्वरा का मनोबल रमोला की बात से डगमगा गया था। अब रहने देते हैं सार्थक, एक के बाद एक परीक्षा में फेल होती जा रही हूँ। शायद मैं इसके लिए काबिल ही नहीं हूँ। स्वरा, जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम्हें हारा हुआ ना महसूस हो। जिस दिन मन में हारा हुआ समझ लोगी उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा। मेरी हिम्मत हो तुम, बस मेरे कहने से एक आखिरी कोशिश और कर लो स्वरा। और स्वरा एक बार फिर परीक्षा देने की ठानती है। सार्थक भी कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मोहल्ले से पानी भरना हो या बाजार में भाजी तरकारी लाने का काम हो, सब सार्थक ही करता था, जिससे मोहल्ले के लोग उसे चिढ़ाते थे। अरे वो जा रही रमोला की बहुरिया। अरे वो अनारकली, कहाँ चली तू? सुनहरी सार्थक को ऐसा देखकर जल उठती है। क्या खाक सजनवा है मेरा ये, बीवी के पल्लू से जाकर बंध गया है ये तो। पर सुनहरी, अगर ये सिवरा अफसरनी बन गई तो तेरे भाव ही खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे मेरे भाव बढ़ाने होंगे। और सुनहरी जाकर अपनी माँ से खुद का ब्याह कराने की बात करती है। पर माँ, मेरे को हमारे सैया ऐसे अफसर या ऊंचे पद का ही चाहिए, ये बड़ी गाड़ी वाला और ये लंबा चौड़ा, देखकर लगे कि सुनहरी का पति है। और उसकी माँ उसका रिश्ता तय कर देती है। लड़का बहुत अच्छा है, पद भी ऊंचा है, लंबी गाड़ी है, बस एक दिक्कत है कि इसकी नौकरी यहीं पास ही है तो वो हमारे घर में ही रहेगा। अरे माई, ये तो बहुत ही मजेदार बात कह दी तुम। अरे वाह, मजा आ गया। घर में होगा सैया, बाहर सजनवा। हाय रे तेरी किस्मत, खूब मजा आने वाला है। लड़का देख ले सुनहरी। नहीं माँ, मैं तो फिल्मों की तरह ही करूंगी, एकदम लंबी स्टोरी जैसा। लड़का बिना देख शादी करूंगी और फिर प्यार। बस फिर सुनहरी की शादी हो जाती है। शादी की रात सुनहरी सुहाग रात की सेज पर इतराई बैठी थी कि उसका पति भानु उसके कमरे में आता है और उसका घूंघट जैसे ही उठाता है तो सुनहरी चीख पड़ती है। छी, मेरा पति तो गंजा है। कौन हो तुम हमारे सैया ना हो सकते। वो तो कोई लंबा चौड़ा हीरो बताया था ना। सुनहरी, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? पसंद? छुछुंदर सी शक्ल के तुम, आखिर तुम्हें है क्या पसंद करने जैसा? मेरे बाप लग रहे हो बाप। हाय, मेरी तो मोहल्ले में बदनामी ही हो जाएगी। सुनहरी ने घर में बवाल मचा दिया था। माँ, तूने तो कहा था ऊंचे पद पर है, बड़ी गाड़ी वाला है, वो सब कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, तो ये सीनियर रोडवेज ड्राइवर है, बहुत लंबी बस है इसकी। बेटा महीने के 15,000 कमाता है, राज करेगी तू। क्या डिलाइवल? बेड़ा गरक। सुनहरी वहीं दहलीज पर माथा पीटती हुई बैठ जाती है। बेचारे भानु का सोने का मन तो उसे दिखा ही नहीं था। भानु अपनी पत्नी से सच में प्यार करता था। वह उसे जब कुछ देता था तब भी सुनहरी का दिल नहीं जीत सका। और दूसरी ओर अभावों से घिरे स्वरा और सार्थक के पास कुछ ना होकर भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। स्वरा ने खुद की पढ़ाई के साथ सार्थक को भी थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया था। सार्थक अब सॉरी और थैंक यू बोलने लगा था। स्वरा, ये सॉरी और थैंक यू तो ठीक है, पर वो है ना एक्यूज, ये तो मेरे गले में अटक जाता है। अरे एक्यूज मी नहीं, एक्सक्यूज मी। पागल हो तुम। और कुछ दिन में स्वरा माँ बनने वाली होती है। मुझे डर लग रहा है सार्थक, हमारी नजदीकी और ये बच्चे का आना सब कहीं हमारे सपने को न हिला दे। नहीं स्वरा, बच्चे की माँ बाप सब मैं बन जाऊंगा। बस तुम अपनी पढ़ाई करना और बदले में परीक्षा पास कर मेरा सिर ऊंचा कर दो। जब गली मोहल्ले से गुजरूं तो सब यही कहें, अरे वो जा रहा अफसर बीवी का पति। तुम्हें जलन तो नहीं होगी ना? धत पगली, जलन कैसी? तुम और मैं अलग है क्या? और कुछ ही दिनों में स्वरा की गुड़िया होती है जिसका नाम गूगल रखते हैं। हमारी गूगल हर परेशानी का हल बनेगी। वक्त बीतता गया। आखिर में स्वरा की परीक्षा सफल हो गई। उस दिन सार्थक को स्वरा के इंटरव्यू के लिए टिकट करानी थी। वो स्टेशन गया और उसने टिकट करा दी। जैसे ही वो पैसे देने लगा उसे पता चला कि किसी ने उसका बटुआ चुरा लिया है। सार्थक की जान हिल गया था, उसकी आत्मा रो उठी थी। अरे चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर मेरा बटुआ मुझे वापस दे दो। उसमें इतने ही पैसे थे जिससे मैं अपनी बीवी के लिए सफलता के रास्ते का टिकट खरीद सकूं। गरीब आदमी हूँ भाई, मेरी मदद करो। पर कोई उसकी मदद को सामने नहीं आता और सार्थक बेबस होकर सड़क पर चलने लगता है। तभी उसे लंबी गाड़ी का कांच खुला दिखता है जिसमें पैसों से भरा बटुआ था।
वो मजबूर होकर टिकट जितने पैसे निकाल लेता है और जाकर ट्रेन की टिकट कराता है। उधर स्वरा के पास फोन पर टिकट पहुंचती है। उधर पब्लिक ने सार्थक को घेर कर खूब पीटा होता है। मारो मारो इसे, चोरी करता है तू, कमाने में जोर आता है जो चोरी करता है। और स्वरा जब इंटरव्यू के लिए जाती है तब सार्थक जेल चला जाता है। आप यहाँ तक पहुँची कैसे? सर, लोहे की ट्रेन से आई जरूर हूँ, मगर ट्रेन जिस पुल पर चल रही थी वो पुल मेरे सपनों से मेरे पति ने बनाया है। ट्रेन का जो इंजन था उसमें दिन रात मेरे पति ने अपनी नींद, भूख, सपने, आराम सब त्याग कर मेहनत का ईंधन भरा था। आज अगर मुझे यहाँ से कुछ हासिल ना भी होना तो भी लगेगा जैसे मैंने सब हासिल कर लिया। असल में अफसर ये काले कोट पहनने वाले नहीं बल्कि उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। और स्वरा का जवाब सुनकर पूरा पैनल तालियां मारता है और स्वरा इंटरव्यू क्लियर कर लेती है। सच में स्वरा, तुम जैसे लोगों की वजह से आज भी रिश्ते जिंदा हैं। तुम लकी हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। जी सर, मैं लकी हूँ, अफसर बीवी कहलाकर। स्वरा आम बनकर गई थी पर अफसर बनकर लौटी। रमूला और सुनहरी जैसे लोगों की गालों पर सफलता का चाटा लगाती हुई स्वरा चौड़ में चल रही थी। उधर सार्थक पति बनकर रह गया था पर जिम्मेदारी और त्याग तले चोर बन गया था। मगर तब भी स्वरा ने सार्थक का साथ नहीं छोड़ा और दोनों निभाते निभाते यहाँ तक आ गए। और इस तरह सार्थक के त्याग और स्वरा के ईमानदार साथ ने एक आम बीवी को अफसर बीवी बना दिया था। स्वरा और सार्थक एक दूसरे का हाथ थामते हैं, सिर चूमते हैं और गूगल को गले लगाकर एल्बम को बंद कर देते हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। आप सब सोच रहे होंगे कि फिर इतनी सी चोरी पर सार्थक को गहरी सजा क्यों और फिर सार्थक को किसने छुड़ाया था? तो कुछ सवालों के जवाब कहीं न कहीं तो दब जाते हैं। इस तरह अफसर बीवी की कहानी एक पॉजिटिव एंड के साथ खत्म हुई। तो हमने जाना कि रिश्तों पर किसी नौकरी का लेबल कभी नहीं होता। सुनहरी को उसकी हैसियत से ज्यादा मिलने पर भी वो खुश नहीं थी। वहीं स्वरा और सार्थक रूखी सूखी में भी खुश थे। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली सुबह होती है। गुंजन की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। भाई का मैसेज। बहन, तू मुझे भूल गई क्या? नहीं भाई, भूली नहीं हूँ, बस बहन होने की आजादी खो बैठी हूँ। शायद ये सुबह सबके लिए कुछ अलग लाए न लाए, मगर जूली और गुंजन के लिए तो एकदम अलग थी। जब शिखर सो रहा था तो जूली उसे बिना बताए बगल के बाथरूम में नहाने चली जाती है। उसके बगल में एक और बाथरूम था जहाँ गुंजन पहले से ही नहा रही थी। इस बात का फायदा चंचल उठा लेती है। ला 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 ला। ओहो, ये धिनचक कपड़े जरूर शिखर की दोस्त के होंगे। और ये बहन जी टाइप्स मेरे भाई की बीवी की तो शक्ल भी कहाँ है, ऐसी फटाकरी बनकर घूमने वाली। हील डाल तो लचकती घोड़ी लगेगी। अरे वाह चंचल, क्या आइडिया आया है तुझे। आज कुछ तूफानी करते हैं। अरे बाबा, आज कुछ तूफानी करते हैं। चंचल बाथरूमों के पास जाकर खड़ी होती है और खीखी हंसते हुए जूली के छोटे वाले कपड़े तो गुंजन की ओर रख देती है और उसकी साड़ी जूली के पास रख देती है। जूली नहाकर कपड़ों पर हाथ मारती है तो उसके हाथ में साड़ी आती है और वे वही लपेटकर सती सावित्री बनकर घूंघट डाल शिखर के पास जाती है। आप इतनी सुबह यहाँ? मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ जी। कैसी लग रही हूँ मैं जी? बोलिए जी। एक मिनट, ये आवाज तो उनकी नहीं है। शिखर घूंघट हटाता है तो जूली तुरंत उसके गालों को चूम लेती है। हनी, तुम अपनी हनी की आवाज भी नहीं पहचान सके? ओके, मैं कैसी लग रही हूँ ये तुम मुझे कॉल पर बताना जी। नाउ आई एम गेटिंग लेट जी, बाय। और जूली सिर पर साड़ी का पल्लू रख बड़ी ही नजाकत से बाहर आती है। मनिका चेतन भी हॉल में थे। वाह जी, ये किराएदारों की दोस्त तो बड़े ही संस्कारों वाले हैं। मुझे तो लगा खुले विचारों वाले होंगे। शाबाश शिखर बाबा, एकदम सही लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। साड़ी तो संस्कार की पहचान है। अच्छा अंकल जी, तो जरा आप चंचल को भी पहनाइएगा। ये सुनकर मनिका और चेतन सक पकाकर इधर उधर मुंह कर लिए और शिखर चिढ़कर अंदर जाने लगा। अपनी बहू को टॉर्चर करने वाली संस्कारों की बात कर रही है। बड़ी आई। एक मिनट, आखिर ये जूली के पास साड़ी आई कहाँ से और ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उधर गुंजन नहाने के बाद कपड़े के लिए जैसे ही हाथ मारती है तो उसके हाथ में जूली की छोटी सी ड्रेस आती है और वो उसे देखकर घबरा कर रो देती है। ईश्वर, ये मेरी साड़ी कहाँ गई? ये इतने से कपड़े किसके हैं? अब मैं बाहर कैसे आऊंगी? ये सब क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? गुंजन सुबकियां लेते हुए वही छोटी सी ड्रेस पहन लेती है
और दरवाजा खोलकर बाहर आती है। बाहर सामने हॉल में बैठे प्रतीक, चेतन, मनिका, चंचल सब हंस रहे थे। वो जूली तो कब की गई, पर ये महारानी अब तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या आज ही सारा मैल उतारेगी? जल्दी आना यार भाभी, कितना टाइम हो गया है तमाशा देखे हुए। और जब मेरी शिखर के सामने तू कूट पड़ेगी ना तो सारी आशिकी निकल जाएगी तेरी। गुंजन सहमी सहमी खुद को उस छोटे कपड़ों में समेटे हुए जैसे ही बाहर आती है, तभी शिखर फटाफट अपने कमरे से एक चादर लेकर आता है और गुंजन को चादर से लपेट देता है और बाहों में थामकर अपने कमरे में ले जाता है। हलचल सुनकर प्रतीक मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। गुंजन और शिखर एक ही चादर से लिपटे थे। गुंजन की कोमल खाल शिखर के शरीर में झंझनाहट पैदा कर रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे पर लिखे सवालों को एकटक पढ़ रही थी। तभी गुंजन की आंख से एक मोती सा आंसू गिरता है और दोनों होश में आते हैं। गुंजन शिखर का ऐसा करने पर गुस्से से धकेल देती है। शिखर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आप जानते हैं ना मैं शादीशुदा हूँ। और धक्का मारते हुए गुंजन से लिपटी चादर जमीन पर गिर जाती है और गुंजन घबरा उठती है। नहीं, यहाँ नहीं देखिएगा, मेरे कपड़े, मेरा सीना। और गुंजन पलटकर फूट फूट कर रोने लगती है। गुंजन जी, अगर मैं चादर नहीं लाता तो वो लोग आपको देख लेते और फिर आपके पीठ के जख्म और ताजा उठते। मैं जूली की साड़ी देखकर समझ गया था ये कुछ तो माजरा है, इसलिए मैं आपको ढकने के लिए फटाफट चादर लेकर आया। मगर आप कैर हैं और कैर का स्पर्श मेरे लिए नरक की आग जैसा है। देखो, अभी से मेरा बदन जलने लगा है। माँ, गैर की छुअन पाप है। मैं बहुत ही बुरी औरत हूँ। शिखर गुंजन को यूं तड़पता देख चादर उठाता है और जाकर गुंजन की पीठ से लपेट देता है। आपसे पवित्र कोई नहीं है और पाप पुण्य का हिसाब तो हम आम इंसानों के हाथ में नहीं है। हाँ, मगर अगर छूने से पाप हो रहा है तो शायद प्रतीक भैया ही सबसे बड़े पापी साबित होंगे। देखो तो कैसे आपको चोटें दी हुई हैं। शिखर जी, वो मेरे पति हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे तो आज खुद से घृणा आ रही है। नहीं नहीं, मैं ही बुरी हूँ। एक बुरी बेटी, एक बुरी बहन, एक बुरी पत्नी और अब एक गैर मर्द के साथ उसी के कमरे में आधे कपड़े पहनकर अपनी आबरू ढके हुए खड़ी हूँ। हाँ, मैं ही एक बुरी औरत भी हूँ। क्यों क्यों क्यों? गुंजन खुद के शरीर को पागलों की तरह नोचने लगती है, बिलखने लगती है। तभी शिखर चादर को गुंजन से लपेटते हुए खुद भी गुंजन से लिपट जाता है। शिखर की भी आंखें नम थी। गुंजन उसके सीने से लगी थी। दूर हटिए मुझसे। ऐसे ही रहिए। और चंचल दरवाजे से अंदर आती है तो वो शिखर को ऐसा खड़ा पाती है और उसने चादर सीने से लगाया था। अरे मेरे मनचले, तुम ये ऐसे क्यों खड़े हो? वो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है ना एसी की वजह से, इसीलिए। तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। कमरे के अंदर बुलाने से पहले ही जाने की बात कर रहे हो हैंडसम? क्या बात है, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? मैंने आज मॉम डैड जब घर पर नहीं होंगे तो हम साथ में कुछ रंगीन मिजाजी फिल्म देख लें। हाँ देखेंगे, हाँ देखेंगे। बस तुम अभी जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, इतना भी भाव मत खाओ। भूलो मत, आखिर इस घर की मालकिन मैं भी हूँ, छोटी मालकिन। और हाँ, वो तुमने मेरी पागल भाभी को देखा है क्या? सुबह से उन्हें देखने को बेताब हो रही हूँ। पता नहीं मेरी भाभी कहाँ गई। ओ स्वीटी, मैं उस गुंजन भाभी की और क्यों देखूंगा जब तुम जैसी हॉटी शॉटी मेरे आसपास रहती है। तो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना चेंज। चंचल खुश होकर बाहर जाने लगती है, तभी गुंजन छींक देती है और चंचल शकी नजर से पलटती है। गुंजन अभी भी घबराई सी शिखर की चादर के अंदर उसके सीने से चिपकी हुई थी। ये आवाज तो अच्छी अच्छी अच्छी। अरे मुझे तो छींके भी आने लगी हैं। अब जाओ स्वीटी, मैं मिलता हूँ तुमसे। और चंचल चली जाती है। तभी शिखर गुंजन को चादर थमाकर दरवाजा लगाता है और देखता है कि घबराहट से गुंजन की सांसें चढ़ी हुई थी। वो चंचल दीदी अंदर तक आ गई थी मुझे ढूंढते हुए। अगर वो मुझे यहाँ देख लेती आपकी बाहों में, प्रतीक जी को भी पता चल जाता और वो चीज उन्हें पसंद नहीं आती। हाँ, ये सब हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? शिखर गुंजन का चेहरा थाम उसे शांत करने की कोशिश करता है। बस बस शांत हो जाओ गुंजन जी, किसी को पता नहीं चलाना और मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। सब ठीक है, बस बस। और ये सब आपकी ननद चंचल दीदी की वजह से ही हुआ है। गुंजन ये सुन शिखर से दूर हटती है। क्या बोल रही हैं आप? और पहली चीज, आप मुझसे दूर रहकर बात कहिए। मुझे मर्दों की छुअन से दिक्कत होती है। देखा ना आपने मेरी सासू को टूटते हुए। जी, तो आज से पहले कभी आपने चंचल को आपको लेकर इतना बेचैन देखा था क्या, जो वो आपको ढूंढे? मैंने तो नहीं देखा।
तो हो ना हो चंचल ने ही आज कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है, और उसी को देखकर वो मजा लेना चाहती थी। मगर गुंजन जी, जब तक मैं यहाँ हूँ ये सब नहीं होने दूंगा। क्यों? आप क्यों रोकेंगे सब? ये सवाल सुनकर शिखर एकदम सुन पड़ गया। बात में दम तो था। एक शादीशुदा पतिव्रता औरत के लिए शिखर मकान मालिकों से क्यों ही भिड़ेगा? और हाँ, चंचल दीदी को ये करके क्या मिलेगा? ये खूंटे से बंधी गाय अभी तक दुधारू है, तो मुझसे और कैसे मनोरंजन चाहिए? ये सब आपकी कल्पना है। ये जरूर कोई भूल हुई होगी मुझसे ही। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलती हूँ। रुकिए, मैं आपको साड़ी ला कर देता हूँ, ऐसे मत जाइए। और शिखर आहिस्ता से उनके कमरे से साड़ी ले आता है। गुंजन जी, मुझे चंचल की वजह से कमरे में ही रहना होगा, पर मैं पीट कर रहा हूँ और यहाँ चादर टांग देता हूँ। आप फटाफट से चेंज कर लीजिए। गुंजन चेंज करके बाहर चली जाती है। शिखर के कानों में अभी भी गुंजन का ही सवाल था। शिखर देखता है तो उसकी आंखें फिर से नम थी। मगर क्यों? किस माटी की बनी है आप? ये सब आपको दर्द दे रहे हैं और आप वो दर्द कर्तव्य समझकर लेती जा रहे हैं गुंजन जी। पर जितना मैं इस दर्द को कम कर सकूंगा उतना करूंगा, मगर क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानता। गुंजन बाहर आती है तो चंचल उसे साड़ी में देखकर हैरान थी। ओह शिट, ये प्लान कैसे फेल हो गया? कोई नहीं भाभी, कब तक बचेगी तो साड़ी की आड़ में? कभी तो फटेगी ये भिंडी बाजार में। माँ जी, एक चीज पूछनी थी आपसे। वो मैं शादी से पहले मेरे एक मुंह बोले भाई को राखी बांधती थी, पर अब शादी हो गई है ना, तो आपसे पूछे बिना कैसे भाई को घर बुलाऊं? प्रतीक जी को अच्छा ना लगे तो? ये सुन मनिका प्रतीक एक दूसरे की ओर देखकर गुंजन को घूरते हैं और प्रतीक खड़ा होकर गुंजन के पास आता है। शिखर भी दूर से सब देख रहा था। प्रतीक गुंजन की ओर मुस्कुराता है और उसका माथा चूम लेता है। पागल बिटिया है हमारी। अरे पगले, राखी है, राखी पर ये सब भूल जाते हैं। मुझ में गुस्सा है, क्रोध है, बुरी आदतें हैं, सब है, मगर मैं इतना बड़ा पापी नहीं कि एक बहन को उसके भाई से दूर रखूं। बुला लो उसे घर। गुंजन को प्रतीक पर बहुत प्यार आता है और वो खुशी से उसके सीने से लगती है। ये देख शिखर दीवार पर जोर से पंच मारता है। न जाने उसे क्यों तकलीफ हो रही थी, जैसे गुंजन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रही हो। गुंजन खुश होकर अपने भाई को न्योता देने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही मनिका और प्रतीक एक दूसरे को ताली मारते हैं और शैतानी हंसी हंसते हैं। भाई आ रहा है, यानी राखी बधाई देगा। कड़क नोट, शायद 2000 दे या फिर 5। बहन पर तो भाई खर्च करेगा। मजा आ गया मॉम। हाँ बेटा, ऊपर से बहन का ससुराल से आएगा तो हमें भी पैसे देगा, मिठाइयाँ लाएगा। ऐसी कमाई तो सोची भी नहीं थी। वाह। और कपड़े भी तो लाएगा। वो पागल क्या करेगी पहनकर? मैं ही सब ले लूंगी। कंगले नीच लोग नीचता थोड़े ही छोड़ने वाले थे। अपने लालच के चलते उन्होंने गुंजन को हाँ कही थी। और अगले दिन राखी आती है। गुंजन बहुत प्यारी लग रही थी। शिखर और गुंजन जाते हुए टकरा जाते हैं और जैसे ही शिखर उसे देखता है तो बस वही जम जाता है। नहीं नहीं शिखर, फोकस मत खो, तू बस किराएदार है। एक काम कर, कमरे में ही रह, वहाँ गुंजन जी नजर नहीं आएंगी। दरवाजे की घंटी बजती है और मनिका खुश होकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक फकीर जैसा लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक फटा पुराना थैला था, पुराने कपड़े और घिसी हुई चप्पल। वो सार्थक था। दरवाजा खुलते ही वह हाथ जोड़ता है और मनिका मुंह बना देती है। अरे हमारे पास नहीं है भीख, हमारी हालत भी तेरे जैसी ही है, चल जाए यहाँ से। अरे भैया, आप आ गए? आइए ना, अंदर आइए। भैया शब्द सुनकर तो मनिका और चंचल की आंखें फिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। क्या भैया बोला इसने? ये है भैया, ये फकीर। गुंजन सार्थक के पांव छूती है, गले लगती है, हाथ थामकर उसके साथ बैठती है। दोनों बातें करती हैं। तभी दरवाजे के बाहर लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी होती है। प्रतीक उसे देख घबरा जाता है और उसमें से निकलती है अफसर स्वरा। वह घर की ओर आती है तो प्रतीक डर के मारे उसके आगे हाथ जोड़ता है। मैडम, आप जैसी बड़ी लेडी यहाँ? वो मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, वो इतना बड़ा केस बन गया क्या? माफ कर दो मैडम, मैं आगे से दारू नहीं पीऊंगा, माफ कर दो। वो प्रतीक जी रुकिए, ये है मेरी अफसर बीवी, मेरी स्वरा। तभी शिखर हॉल की चहल पहल में आता है तो स्वरा को वहाँ खड़ा देखता है। अरे मैम, आप यहाँ? स्वरा शिखर को पहचानने की कोशिश करती है और इस तरह एक ही छत के नीचे दो कहानियों का संगम हो रहा है। तो क्या आप अपनी दोनों कहानियां देखी है या नहीं? आप अफसर बीवी को पहचानते हैं या नहीं? और उसके जीवन का सपोर्ट सिस्टम, उसका पति सार्थक, उसकी कहानी देखी है या नहीं? नहीं तो अभी जाकर देखिए हमारी ये दोनों सुंदर कहानियां केवल लव सिटी पर। फिर मिलेंगे। आप यहाँ कैसे? तुम? मैं पहचानी नहीं। पर मैं पहचान गया दीदी आपको। मैं शिखर, आपके ही कॉलेज में जूनियर हूँ। आपने मेरी नोट्स में मदद की थी और मैं पास हो गया था।
एक बार तो मैंने आपको कॉल भी की थी मेरे डैड के किसी लीगल काम के लिए। और गुंजन जी, इनकी एक खास बात बताऊं, ये इतनी विनम्रता से बात करती हैं कि लगता ही नहीं कोई बड़ी ऑफिसर हैं। ऐसी ही है मेरी स्वरा, जहां पहुंची है वहां का श्रेय भी खुद नहीं लेती। शिखर, एक बात याद रखना, ये सफलता, ये असफलता सब वक्त का फेरबदल है, मगर आपकी विनम्रता तो आपके स्वभाव में ही घुली रहनी चाहिए। किसे कब पता कोई कहाँ औंधे मुंह आकर गिर जाए। प्रतीक और मनिका पीछे बने टिकट के दर्शक की तरह खड़े हुए टुकुर टुकुर सब देख रहे थे। बेटा, इस भिखारिन की जान पहचान इतनी बड़ी अफसरनी से आखिर हुई कैसे? वही तो मैं भी सोचूं कि ये एजी ओजी सुरोजी का उठना बैठना ऐसे लोगों में कैसे हुआ। पर जरा भाई को तो देखो, फटीचर है फटीचर। हाँ, मगर भाभी तो माँ लग रही है। ये सुन मनिका और प्रतीक खिखी करके हंसते हैं। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। और गुंजन किचन की ओर जाने लगती है। तभी शिखर उसके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। प्रतीक बेटा, वो उधर तो देख जरा, इस किराएदार और इस भिखारिन के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये बिना लगाम की घोड़ी शायद रात में आज फिर से कुटकर ही सोएगी। इतनी बार कहा है इससे दूर रहना। कहीं किसी बात का बुरा मानकर घर छोड़ गया तो उतनी कमाई से भी जाएंगे। फिर वो पैसा कौन देगा? उसका बाप। गुंजन जी, ये क्या कर रही हैं आप? आज तो समझ जाइए, कब तक ऐसा बचकानापन करती रहेंगी? गुंजन शिखर को आंख निकालकर घूर कर देखती है। आज आपके भाई आए हैं ना घर में, तो भी आप काम करने जा रही हैं। क्या हम इस लायक भी नहीं हैं? तो जाइए, वहां बैठिए। गुंजन जी जाओ और आपकी राखी को एंजॉय करो। गुंजन के लिए पहली बार किसी ने कुछ किया था। वो जानती नहीं थी कि किस तरह से रिएक्ट करे। शिखर गुंजन को कांधे से थामता है और दूसरी दिशा में भेज देता है। ओ छिपकली, तमाशा देख लिया हो तो आओ मेरे साथ, किचन में जरा हाथ बटा दो। और चंचल मटकती लरजती हुई उसके पीछू पीछू चल देती है। बहना, कैसी है तू ठीक तो है ना? यूं ऐसे अचानक शादी कर ली कि मुझे तो मेरी बहन के ब्याह में एक चुनरी उड़ाने तक को नसीब नहीं हुआ। गुंजन सार्थक के सवाल पर तुरंत साड़ी से अपनी कमर की चोटों को ढकते हुए कहती है, भैया, वो बाबा चाहती थी मेरी शादी समय पर हो जाए, और फिर अच्छा लड़का मिलने पर कौन बाप देरी करता है। प्रतीक जी इतने अच्छे हैं ना कि मुझे ब्याह की कोई कमी नहीं है। एक बगीचे में लगे नाजुक फूल की तरह लाड करते हैं मुझे। आप प्रतीक जी पेट पे मत मारिए, दर्द हो रहा है। माँ। और भैया, कभी मैं जरा सा भी बीमार हो जाऊं ना तो ये मुझे अपने बिस्तर से जरा भी हिलने तक नहीं देते हैं कि तुम बस आराम ही करो। और मैं पागल आराम करती करती थक जाती हूँ। इतने दीवाने हैं अपनी बीवी के। मेरी कमर बहुत दुख रही है। माँ होती तो कहती बाम लगा दूं क्या? सुनो, मेरे लिए अभी मेरी पसंद का कुछ बना कर लाओ। मुझे आज का खाना पसंद नहीं आया है। प्रतीक जी, पर मेरी कमर। तोड़ दूंगा उसको, जुबान लड़ाई तो। गुंजन डरते हुए किचन में जाती है और रात तक घंटों लगकर प्रतीक के लिए बनाकर लाती है। उसके शरीर में जरा सी भी ऊर्जा नहीं बची थी। वो टूटकर बेड पर आ जाती है। गुंजन को 104 डिग्री बुखार हो चुका था। वो ठंड से कांप रही थी। प्रतीक जी, थोड़ी देर एसी बंद कर दीजिए ना, मुझे बुखार हो गया है। तो मरोगी तो नहीं ना? पर तुम तो चाहती हो तुम्हारी इस नौटंकी बीमारी के लिए मैं गर्मी में मर जाऊं। एसी पर अपनी मर्जी चलानी थी तो दहेज में लेकर आती ना एसी, तब तो खाली हाथ आ गई मेमनी सी शक्ल की। और प्रतीक एसी नहीं बंद करता। अगले दिन गुंजन का बुखार चरम पर था। पूरा बदन गर्म होकर लाल हो चुका था। हाँ, आराम करने का बहाना मिल गया रानी साहिबा को। अरे चलो उठो, घर का सारा काम पड़ा है। बुखार में तपती गुंजन तब भी बेचारी रोती हुई घर का सारा काम करती है। कभी डांटती नहीं, फटकारती नहीं, कभी मेरी किसी बात पर उफ तक नहीं करते हैं। ये इतना चाहते हैं मुझे ये भैया। आप तो चिंता ही मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। स्वरा को गुंजन की किसी भी बात पर एतबार नहीं हो रहा था। गुंजन की बातें और सामने बैठे प्रतीक के रिएक्शन मिल नहीं रहे थे। इतना प्यार करता है ये तुम्हें? नाइस, वेरी नाइस। इतना तो पता है सार्थक भी नहीं करता था। यानी सार्थक से भी 100 गुना पति मौजूद है धरती पर। और मुझे लगता था मेरा ही पति मेरा देवता है। स्वरा गुंजन के निगाहों में देखती है। गुंजन की आंख से एक आंसू छलकने को था कि गुंजन उससे नजर बचाकर साफ कर लेती है और स्वरा की ओर देख सुंदर सा मुस्कुराती है। वो जगजीत साहब गाकर चले गए ना, आंखों में नमी हंसी लबों पर। बस दर्द सहकर मुस्कुराने वाले इंसान की जिंदगी ऐसी ही होती है।
और उनकी एक खासियत देखना, वो जब मिलेंगे हंसते मिलेंगे। मगर आप लोगों में अगर जरूरत से ज्यादा कोई हंसता इंसान अगर दिखे तो उससे जरूर पूछना कि वो जो इतना मुस्कुरा रही है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। क्या छिपा रही हो तुम गुंजन? किस चीज से मुंह फेर रही हो? ये सब जो तुमने कहा वो सच नहीं है, तो फिर आखिर सच है क्या? मैं जानती हूँ भाभी आप क्या सोच रही हैं, पर सच तो यही है। भले ही मैं अपनी कहानियों में ही प्यार जी रही हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरे एक भी शिकायत ना करने की वजह से ही एक दिन प्रतीक जी मुझे समझ जाएंगे और शायद तब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना। मैं तो फिर भी बस पति के प्यार की उम्मीद में। तभी वहां शिखर नकचड़ी चंचल के साथ आता है। शिखर के हाथ में ट्रे थी जिसमें राखियां, खीर, बर्फी, तिलक, नारियल और भाई बहन का ढेर सारा प्यार था। हाय हाय बेटा, तू इतना क्यों परेशान हुआ? बहू थी ना वो कर लेती, तू भी तो हमारा मेहमान ही तो है। कभी इनको भी तो आराम मिले ना आंटी, और मुझे ये सब करना आता है। मैं तो अपने घर में भी करता था। अब बातों में समय मत बर्बाद करो और राखी बांधो। गुंजन उठकर अपने भाई सार्थक को राखी बांधती है और मुंह मीठा कराती है। तभी सार्थक पीछे से लिफाफा निकालता है। देख तो प्रतीक, जरूर बहुत सारा कैश होगा, मजा ही आ जाएगा। इनके जाते ही बस तू झपट्टा मार लेना इस गधी से। गुंजन लिफाफा खोलती है तो उसमें और भी राखियां निकलती हैं। भैया ये तो मैंने आपके पते पर भिजवाई थी ना? हाँ छोटी, पर तेरा ये नालायक भाई खुद लापता हो गया था। चुप करो तुम। वो गुंजन सार्थक को जेल हो गई थी, तब क्या राखी क्या दिवाली, और तो और मुझे अफसर बनता भी नहीं देख पाया बेचारा। मगर फिर ना जाने किसने इसको आजाद करा दिया। मैं नहीं जानती, जानती हूं तो बस इतना कि तुम बिन रस से भीगा जीवन भी फीका लगता था, तुझ बिन ताजी रोटी भी बासी लगती थी, तुम बिन ये जिंदगी जीते हुए भी आधी लगती थी। और स्वरा की आंखें नम हो जाती हैं। सार्थक उसे गले से लगा लेता है। राखी पर इन बातों को लेकर बैठ गए आप? पर ये थाल में एक राखी और वो चंचल भी मनाएगी ना राखी मेरे साथ। ओ गॉड, तुम्हारे साथ? ओ नो, जिसे बनाने चली सैया वो बनना चाहे भैया। अरे भागो रे भागो। चंचल तो सरपट भाग जाती है। तो अब शिखर स्वरा के सामने कलाई करता है। स्वरा उसे आश्चर्य से देखती है। शिखर ये क्यों? क्या मैं आपके छोटे भाई जैसा नहीं हूँ? दीदी बांध दो राखी, मौका है, फायदा आपको ही है। हमेशा रक्षा करूंगा आपकी, छोटी मोटी तकलीफें तो छूने भी नहीं दूंगा, जैसे सार्थक जीजू को जेल से बाहर निकाला। ये सुनते ही गुंजन, स्वरा, सार्थक सब शिखर को हैरान होकर देखते हैं। अब लुक मत दो, मैं कहानी सुनाता हूँ। कॉलेज में जब बच्चा जाता है तो वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। उस समय अगर सीनियर उसकी मदद कर दे तो वो गिफ्ट जैसा लगता है। आपने मेरे लिए वो किया, और फिर आपकी सफलता, आपका संघर्ष, मैं सब पढ़ने लगा और मैं आपका फैन बन बैठा दीदी। उस दिन जब आप कैफे में आई थी तो पीछे बैठा एक लड़का आपको घूर रहा था, याद है? जब स्वरा गाड़ी से उतरकर जाती है तो कॉफी गर्ल तो अंदर चली जाती है, मगर उसके पीछे बैठा लड़का उसे लगातार घूर रहा था। स्वरा को अजीब लगता है और वो सार्थक से मिलने जेल चली जाती है। ये स्वरा दीदी इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? शिखर स्वरा का पीछा करता है तो सार्थक को जेल में देख हैरान होता है। स्वरा के जाने के बाद वो इंस्पेक्टर कुमार से सारी बात पूछता है। और बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इन्होंने जहाँ चोरी की थी वो शहर के एमपी की गाड़ी है और वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे उस एमपी की ऐसी की तैसी, नाम बताओ। नाम सुनते ही शिखर को हंसी आ जाती है और बाहर आकर अपने डैड को फोन करता है। डैड, वो जरा आपके एमपी दोस्त को फोन लगाकर कहिए कि थोड़ा ठहर जाए। ईगो में आकर वो किसी मासूम का गला ना रौंदे। जेल के पीछे खड़ा आदमी मेरी मुंह बोली बहन का पति है। जो को मेरे आका। और कुछ? नो डैड, यू आर सुपर कूल। और कुछ देर में कुमार के पास फोन आता है। इंस्पेक्टर, छोड़ दो उस लड़के को, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। और हाँ, कागजी फॉर्मेलिटी में शाम में आकर करता हूँ, अभी जाने दो उसे। ओके सर। और सार्थक यूं छूटकर स्वरा के पास आ जाता है। स्वरा की आंखें नम थी, सार्थक का गला तर था। प्रतीक और मनिका की आंखें फिर गई थी। प्रतीक बेटा, ये सब तो बहुत ही बड़े लोग लग रहे हैं, हम तो अब छोटे प्राणी लग रहे हैं। अब तो लगता है इनके आगे जमीन पर ही बैठना होगा। और मनिका और प्रतीक सकपका कर जमीन पर बैठ जाते हैं, पर होश में आकर झट खड़े होते हैं। राखी बांधी नहीं और फर्ज भी अदा करने लगे तुम। भगवान ऐसा भाई सबको दे। तुमने तो ये करके अपनी राखी का कर्ज उतार दिया पगले। आज तुम नहीं, मैं दूंगी तुम्हें कुछ। मांगो। सच में मांग लूं? मैं थोड़ा लालची हूँ दीदी, अगले सेमेस्टर के लिए पढ़ा दो। इन लॉ वालों ने जान ले रखी है कसम से। मेरा बैक बेंचर भाई। थैंक यू सो मच शिखर।
स्वरा शिखर का चेहरा सहलाकर उसे राखी बांधती है। सार्थक भी शिखर के गले लगता है। देखा स्वरा, इस बार भी मेरी अफसर बीवी की बदौलत ही बचा हूँ मैं। ऐसी बीवी भगवान सिर्फ मुझे ही दे। गुंजन शिखर को देख मुस्कुरा रही थी। छोटी, मेरे पास तो तुमको देने के लिए। तभी शिखर सार्थक का हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले जाता है। जीजू, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? बोलो। मैं जानता हूँ गुंजन जी को अपने भाई से भी कुछ नहीं चाहिए होगा, पर फिर भी क्या आप उन्हें तोहफा दे सकते हैं? शिखर सार्थक को एक सुंदर सी साड़ी का डिब्बा देता है। पर मैं ये कैसे? जीजू, गिफ्ट ही तो है, कोई भी दे दे, सामने वाले का फायदा होना चाहिए बस। और स्वरा भी आ जाती है। देखो, तुम्हारा भाई मस्ती मस्ती में सब बातें मनवा लेता है। ठीक है, मैं गुंजन को ये दे दूंगा। सार्थक बाहर चला जाता है। चलो दीदी, इसी बहाने बेचारी गुंजन जी कभी तो नई साड़ी लेंगी। चलो बाहर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कितना प्यार करते हो गुंजन से। जाते हुए शिखर से स्वरा कहती है तो वो तपाक से बोलता है, शायद बहुत, शायद नहीं भी। और शिखर ये बोल घबरा कर स्वरा की ओर पलट जाता है। वो क्या बोली आप दीदी? क्या गुंजन की जिंदगी में आज का दिन कोई बदलाव लाने वाला था, या फिर कुछ रिश्तों के रंग कभी नहीं बदलते, जो हमेशा मक्कारी में ही रंगे होते हैं। अफसर बीवी और इस कहानी के संगम के बाद अफसर बीवी को लेकर आप सबकी शिकायतें दूर हुई होंगी कि सार्थक को किसने निकाला। तो अब जब कहानी पूरी है तो इसे प्यार देने में कैसी कंजूसी। इसलिए कीप वॉचिंग लव सिटी। बताओ, कितना प्यार करते हो तुम गुंजन से? दीदी, क्या आप भी? वो शादीशुदा है और मैं कॉलेज का एक बच्चा हूँ। और वैसे भी गुंजन जी तो प्रतीक भैया की बीवी है, यानी मेरी भाभी। अच्छा, क्या तुम ये सब मानते हो? क्या गुंजन तुम्हारे लिए सिर्फ गुंजन नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जाने दो, शायद मैं ही गलत हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में वही बेचैनी दिखी जो प्रतीक की आंखों में होनी चाहिए थी। ओह, शायद मैं ही ज्यादा देख बैठी। सच कहा तुमने। तुम्हारे दिल में कुछ भी तो नहीं है, नहीं है ना शिखर? हाँ, कुछ नहीं। स्वरा बाहर जाती है और सब फैमिली पिक लेने लगते हैं। अरे प्रतीक, आओ गुंजन के पास। आखिर तुम दोनों ही तो हमारे नए कपल हो, लव बर्ड्स। प्रतीक, अब तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जरा सा चिपकने वाला पोज दो। और प्रतीक गुंजन को बाहों में लेकर फोटो खिंचवाता है। उधर किचन में दूर खड़ा शिखर सब देख रहा था। उसके सीने में दर्द हो रहा था। वह अपना हाथ जोर से कांच के गमले पर मारता है जो गिरकर टूट जाता है और प्रतीक गुंजन से अलग हो जाता है। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान। ये गमला मुझे बाबा ने दिया था, ये तोड़ दिया। हाय हाय, एक गमले के लिए शिखर बेटा से जुबान लड़ा रही है। बहू, ऐसे मत कर, मेहमान है घर में। स्वरा सार्थक गुंजन से विदा लेकर चले जाते हैं और गुंजन टूटे गमले को छोड़ बिना कुछ आगे बोले उदास मन से अंदर चली जाती है।